ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 211। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की यात्रा शुरू होती है। रेबेका ने भी सिर हिलाया। वे सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने युवाओं का फव्वारा लिया है। उनके पास एक लंबा जीवन है, इसलिए वे अपने पोते को इतनी जल्दी पकड़ने की जल्दी में नहीं थे। इसके अलावा आपको ध्यान देना चाहिए। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मायज ने मुझे कई बार बताया है कि आप हर रात बहुत शोर करते हैं, जिससे उसकी नींद प्रभावित होती है। छोटिया, तुम अभी भी जवान हो, रेबेका ने सलाह दी। जिया समझ गया। ये पता चला है कि सब कुछ मायज की वजह से है। लानत है लड़की, वह स्पष्ट रूप से बदला ले रही थी। वापस जाने के बाद देखें कि मैं उसे कैसे हल करता हूँ। जिया की आंखें इत्मीनान से मायज की ओर बह गईं, अंदर से नाराज महसूस कर रही थीं। ये हो सकता है कि उसने महसूस किया कि जिया उसकी ओर देख रही है, लेकिन मायज को कारण समझ में नहीं आया, इसलिए उसने केवल एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि शिलिंग के बारे में जिया ने रेबेका को वापस कर दिया और उसे एक अजीब मुस्कान दी। पहली बार वर्जित फल का स्वाद लेने के बाद जिया लंबे समय से इस तरह की चीज के लिए जुनूनी हो गया था। अगर फाउंटेन ऑफ यूथ की वजह से उसके पीरियड्स में देरी नहीं होती, तो शायद वह बहुत पहले ही गर्भवती हो चुकी होती। चूंकि चाची रेबेका ने इसका उल्लेख किया है, इसलिए उन्हें वास्तव में इस तरह की बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह दोष देना चाहती है, तो उसे जाकर मायस को दोष देना चाहिए। यह वह लड़की है जिसने अपने खुशहाल जीवन को नष्ट कर दिया। अगले कुछ दिनों में जिया प्लेनेट होंगशान पर रहे और सरल प्रशिक्षण किया। रेबेका के सुझाव को सुनने के बाद जिया ने जानबूझकर शीलिंग के साथ अपनी रात की बातचीत को सप्ताह में एक बार तक कम कर दिया। अतिरिक्त समय में उसने उसे ताकत बचाने और अपने शरीर को पुनर्प्राप्त करने दिया। हालांकि इस बदलाव ने शीलिंग को छिपी हुई कड़वाहट से भर दिया। मायस के अगले दिन कठिन थे। जब भी शीलिंग खराब मूड में होता था, तो वह मायस को अपना गुस्सा निकालने के लिए ढूंढती थी। ये तब था जब मायस ने अनुभव किया जिसे पीड़ा की खाई कहा जाता था। कई और दिन बीत गए। जैसा कि मायस के पास जिया प्रशिक्षण भागीदार के रूप में था, उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये 2 महीने बाद तक नहीं था कि एड्री, ब्रुक और अन्य ब्रह्मांड में प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद वापस आए। इस बार प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने के बाद उन्होंने अपनी कुछ बाधाओं को तोड़ दिया था और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। जिया ने देखा कि आद्री की युद्ध शक्ति 170,000 तक पहुंच गई है और अन्य 160,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच गए थे। यद्यपि उनकी प्रगति विशेष रूप से स्पष्ट नहीं थी, उनके पिछले ठहराव की तुलना में उन्होंने जो प्रगति की थी, वह उनके द्वारा किए गए महान प्रयास का परिणाम थी। जब आद्री और अन्य लोग लौटे, तो वे बहुत खुश थे। मुस्कुराहट से भरे उनके चेहरों को देखने पर यह स्पष्ट था कि वे अपने प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि से बहुत संतुष्ट थे। अंतरिक्ष यान के लैंडिंग स्थल से लेकर घर पहुंचने तक वे बात कर रहे थे और हंस रहे थे। अरे, क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास के लोगों की ताकत में बहुत सुधार हुआ है? आद्री ने सैया राहगीर की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ अलग है। ये सच है, वे पहले इतने मजबूत नहीं थे। जैसे जैसे वे विला के करीब और करीब आए, उन्होंने पाया कि वहां के लोग बहुत मजबूत थे, जैसे कि पास में रहने वाले गार्डियन कॉर्प्स के कई सदस्य। कुछ महीने पहले उनके पास केवल 20,000 बैटल पावर थे, लेकिन अब ये लगभग 30,000 था। घर पर, इससे पहले कि आद्री और अन्य लोग अपनी प्रगति के बारे में बता पाते, वे एक सुपर योद्धा से ट्री ऑफ माई के फलों को प्राप्त करने के लिए आश्चर्यचकित थे, जिसे जिया ने फलों को वितरित करने का प्रभारी नियुक्त किया था। यह क्या है? आद्री ने अपने हाथ में थोड़ा बदसूरत फल देखते हुए भौहें सिकोड़ी। ये पराक्रम के वृक्ष का फल है। ये कोशिकाओं की जीवन शक्ति को उत्तेजित कर सकता है। रेबेका मुस्कुराई और हाल ही में जो हुआ उसके बारे में आद्री को सूचित किया। क्या मैंने वास्तव में इस तरह के एक अद्भुत मामले को याद किया? इसके अलावा लिटिल या पहले से ही एक सुपर सैया में बदलने में सफल रहा है। पूरी कहानी सुनने के बाद आद्री आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वह बहुत सारी अद्भुत चीजों से चूक गया था। स्पष्टीकरण के बाद ही वह वास्तव में समझ गया। ये बताता है कि जब वह पहले कई परिचित दोस्तों से मिले थे, तो वह महसूस कर सकते थे कि उनकी आभा बहुत बदल गई थी, विशेष रूप से कई सैया जो उनके जाने से पहले एक अड़चन तक पहुंच गए थे। अपने प्रशिक्षण से लौटने के बाद वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि वे भी टूट गए थे। उस खोज के बाद उन्हें आश्चर्य होने लगा कि वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। तो ये शक्ति के पेड़ के फलों के लिए धन्यवाद था। रुकिए, सुपर सैया भी हैं। यह एक ऐसा रूप था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आद्री की आंखें अचानक चमक उठीं और वह जिया को एक सुपर सैयान में बदलने के लिए चिल्लाया ताकि वे देख सकें। जिया स्वाभाविक रूप से उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका। इसके अलावा शिलिंग और मायज सुपर सैयान फॉर्म को देखकर कभी नहीं थकते थे। साइड में वे शोर कर रहे थे, इसलिए जिया ने सिर हिलाया और उन्हें ग्रह होंगशान से दूर एक ग्रह पर ले गया और उन्हें अपना सुपर सैयान रूप दिखाया। ये वास्तव में सुपर सैया है। ये जबरदस्त आभा वास्तव में आकर्षक है। आद्री ने जिया के सुपर सैयान फॉर्म को देखा और उत्साह में कहा,
एक सुपर सैयान की शक्तिशाली आत्मा कांपने वाली आभा ने न केवल उसे डर महसूस नहीं कराया, बल्कि इसने उसके शरीर को गर्म कर दिया, जैसे कि वह नशे में था। यहाँ तक कि कूलर को भी किसी ने आसानी से मार डाला। ब्रह्मांड में पानी वास्तव में गहरा है। ब्रुक ने प्रशंसा में प्रशंसा की और अचानक महसूस किया कि उसकी ताकत कुछ हद तक महत्वहीन थी। ठीक है, जिया, आपने कहा था कि आप प्लेनेट मेटामॉर जा रहे हैं। मुझे डर है कि आपको इसे बाद तक धक्का देना होगा। आद्री के काले चेहरे ने एक मुस्कान प्रकट की। novelUSB.com, क्यों? जिया ने पूछा। हा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंकल ब्रुक और चाची लिसे और पल्लाडी और एलिस भी शादी कर रहे हैं। आद्री जोर से हंसे। जिया थोड़ी देर के लिए भौंचक्का रह गया, इससे पहले कि उसने पूछा, क्या वे पहले से ही शादीशुदा नहीं हैं? कई चाचा और चाची लंबे समय से एक साथ थे, इसलिए जिया ने सोचा कि वे पहले से ही शादीशुदा थे। ये कैसे हो सकता है? वे केवल दिन भर पागलपन से प्रशिक्षण करना जानते हैं। हालांकि वे लंबे समय से एक साथ हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। इस बार हम बाहर गए और कुछ सफलताएं हासिल की। वे कुछ समय के लिए शांति से रहने की योजना बना रहे हैं, इसलिए शादी है। बधाई हो। जिया ब्रुक, लिसे, पल्लाडी और एलिस को देखते हुए मुस्कुराया। वे चारों मूल रूप से आद्री स्क्वाड के सदस्य थे और 2 दशकों से अधिक समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद वे आखिरकार जुड़ गए। उनकी शादी 5 दिन बाद होने वाली थी, क्योंकि शादी के नायक ब्रुक और अन्य थे जो सुपर वॉरियर्स थे। ग्रह होंगशान पर सभी सैयान आनंद में डूबे हुए थे। शादी संपन्न होने के बाद जिया ने ट्री ऑफ माइस फ्रूट्स की भी व्यवस्था की। उन्होंने कुछ श्रेणियों के लिए इनाम के रूप में सूची से एक हिस्सा निकाला। हर साल मिशन को पूरा करने में सबसे उत्कृष्ट सैया और सैयन जिनकी युद्ध शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी, उन सभी को मई के फल का एक अतिरिक्त पेड़ मिला। मूल नियमों में कहा गया है कि जब एक सैयान किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो सैयन को एक फल मिल सकता है। इस प्रकार इस श्रेणी में 4000 से अधिक लोग थे जो वर्तमान में एक प्राप्त करने के लिए पात्र थे। इसके अलावा जब एक सैयान की युद्ध शक्ति 10,000 और 20,000 दोनों तक पहुंच गई तो वे प्रत्येक मील के पत्थर के लिए एक प्राप्त कर सकते थे। दोनों पुरस्कारों के लिए पात्र लोगों की संख्या और भी कम थी, केवल कई सौ। 3 फलों के समर्थन के साथ, जब तक वे बहुत आलसी नहीं थे, तब तक 50,000 युद्ध शक्ति को तोड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उच्च सुपर वॉरियर स्तर के लिए यह उनके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर था। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होने के बाद जिया और अन्य लोग प्लेनेट मेटामॉर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्रह मेटामॉर पर मार्शल आर्ट उन्हें निराश नहीं करेगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 212। 9 मार्शल अमर मेटामॉर ग्रह पूर्वी क्षेत्र की एक निश्चित पीले बौने आकाशगंगा में स्थित था। यह विशाल ग्रह के चंद्रमाओं में से एक था। हालांकि यह केवल एक चंद्रमा था, इसका आकार पृथ्वी से कुछ बड़ा था। ब्रह्मांड के व्यापक रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार प्लेनेट मेटामॉर को एक मध्यवर्ती स्तर का ग्रह माना जाता था, और इसका मतलब था कि एक विशेषज्ञ था जिसकी युद्ध शक्ति प्लेनेट मेटामॉर पर 1000 से टूट गई थी। जिया शिलिंग और मायस के साथ ग्रह मेटामॉर पर पहुंचे। जिस स्थान पर वे पहुंचे थे वह एक विशाल सागर था। उनके नीचे एक स्पष्ट नीला सागर था। इसकी लहरें उठी और हवा के साथ छींटे मारी, समुद्र के स्प्रे को बढ़ा दिया और सैकड़ों मीटर दूर सीगल्स को रोने का कारण बना। ये समुद्र तट से बहुत दूर नहीं था। मेटामॉर ग्रह बहुत बड़ा था। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 7 गुना था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की यह छोटी मात्रा कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने महसूस भी नहीं किया था। थोड़ी देर सोचने के बाद जिया ने शिलिंग और मायस से कहा, हम पहले अपनी आभा को नियंत्रित करेंगे। मेटामोरन के शहर में स्थिति के बारे में पूछताछ करने तक प्रतीक्षा करें, फिर हम अन्य योजनाएं बना सकते हैं। इस यात्रा के लिए उनका उद्देश्य मेटामोरन के मार्शल आर्ट सीखना था। अनुचित ध्यान आकर्षित करने और बिना किसी स्पष्ट कारण के अनावश्यक परेशानी का सामना करने की संभावना बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिलिंग और मायस भी इस बात को समझ गए। उन दोनों ने सिर हिलाया और उत्सुकता से अपने परिवेश को देखने से पहले अपनी आभा को नियंत्रित किया। क्योंकि वे एक महासागर के ऊपर दिखाई दिए थे, वे केवल दूरी में भूमि की थोड़ी रूपरेखा देख सकते थे। हवा में चारों ओर घूमने वाली आभा से वे ग्रह पर विशेषज्ञों की संख्या कम या ज्यादा निर्धारित कर सकते हैं। संक्षेप में, मेटामोरन की औसत लड़ाई की ताकत केवल 3 से 400 थी, लेकिन कई हजार में पहुंचने वाली पीक बैटल पावर वाले बहुत सारे लोग थे। इन आभाओं को 3 या 4 के समूहों में एक साथ समूहीकृत किया गया था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनके पास युद्ध शक्ति 5000 से अधिक थी। बैटल पावर के साथ 5000 तक पहुंचने वाले ये कुछ विशेषज्ञ मेटामोरन के लड़ाकू बल का मूल होना चाहिए। जिस जगह वे इकट्ठे हुए हैं वहां सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट होना चाहिए। जिया ने अपने दिल में एक निष्कर्ष निकाला। वह जगह जहां मजबूत इकट्ठा होते थे अक्सर सबसे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट वाला स्थान होता था। ठीक पृथ्वी पर स्वर्गीय क्षेत्र में लुकआउट की तरह ये पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान है, और पृथ्वी पर अधिकांश मार्शल आर्ट वहां से उत्पन्न हुए थे। मेटामॉर ग्रह के पास आवश्यक रूप से लुकआउट नहीं था, क्योंकि केवल कमजोर ग्रहों को देवताओं की सुरक्षा की आवश्यकता थी।
बेशक ये स्थानीय जाति के ज्ञान से भी संबंधित था। यदि स्थानीय जाति एक बर्बर जाति थी, भले ही उन्हें देवताओं से सुरक्षा मिली हो, तो एक पवित्र स्थान विकसित करना असंभव होगा। पृथ्वी का लुकआउट मानव जाति के ज्ञान का क्रिस्टलीकरण था। जिया जिस जगह के बारे में बात कर रहे थे, वहां बड़ी संख्या में विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इसमें मार्शल आर्ट का सबसे तीव्र टकराव था। यह उस जगह पर था कि उनके पास जादुई मार्शल आर्ट प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना होगी। अच्छा, चलो वहां चलते हैं। मायज, याद रखें कि एक बार जब हम वहां पहुंचते हैं तो अभिमानी और बॉसी न बने। जिया ने विशेष रूप से मायज को ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वह शिलिंग की तरह परिपक्व नहीं थी और उसका बर्बर स्वभाव अभी भी बहुत स्पष्ट था। वे यहाँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए थे, इसलिए विनम्र रवैया रखना बेहतर था। अन्यथा यह एक आश्चर्य होगा कि क्या ये लोग उन्हें गंभीरता से भी सिखाएंगे। ओह, मुझे पता है, मायज ने असंतोष में चिल्लाया और अपना हाथ हिलाया जब उसने देखा कि वह एकमात्र थी जिसे बार बार चेतावनी दी जा रही थी। जिया ने उसे संक्षेप में देखा और फिर उसने शिलिंग की और सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वे आकाश में ऊंचे चढ़ गए और तेज गति से आकाश में फैल गए। जब वे महाद्वीप के करीब पहुंचे तो उन्होंने कम ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर दिया। कई जंगलों और झीलों को पार करने के बाद उन्हें धीरे धीरे सभ्यता के निशान मिले। कई मिनट बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, एक पुराने शहर के गेट के सामने। यह एक प्राचीन शहर था जिसने जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया था। शहर की दीवार पर वर्षों के निशान ने स्पष्ट किया कि शहर बहुत पुराना था। कई लोग शहर के गेट के सामने उतरे और भीड़ के साथ शहर में प्रवेश करने लगे। हालांकि शहर पुराना था, लेकिन यह अंदर से काफी समृद्ध था। शहर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे लोगों में चहल पहल थी। उनके बालों और त्वचा के रंग के अलावा मेटामोरान वास्तव में अर्थलिंग से अलग नहीं थे। उनकी पोशाक पोस्ट फ्यूजन गोटिंग्स की पोशाक से थोड़ी मिलती जुलती थी। जिया और अन्य लोगों के लिए जो अचानक आकाश से नीचे गिर गए थे, शहर में प्रवेश करने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे मेटामोरान उन्हें देखकर ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं लग रहे थे। उन्होंने केवल नए आगमन को उत्सुकता से देखा क्योंकि उनकी उपस्थिति खुद से अलग थी, लेकिन जल्द ही वे जल्दी से अपने मामलों में आकर्षित हो गए और अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। नॉवल यूएसबी.com, ऐसा लगता है कि मेटामोरान अपरिचित चेहरों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिया ने अंदर से सोचा। मेटामोरान्स ने जो स्थिति रखी वह मनुष्यों के बीच बहुत अधिक थी। जिया ने उन्हें आकार दिया। आसपास के लोगों की औसत युद्ध शक्ति लगभग 300 थी, और अगर इसे पृथ्वी पर रखा गया था तो वे सभी एक मार्शल कलाकार के स्तर पर होंगे। बेशक ये सिर्फ एक विशेष मामला हो सकता है जो केवल शहर से जुड़ा हुआ है, हालांकि यह अभी भी मेटामोरन के अनुमानित स्तर को दर्शाता है। वे हमारी उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं लगते हैं। शिलिंग जिया के करीब चला गया और फुसफुसाया। खैर, ये दिखाता है कि प्लेनेट मेटामोर पर एलियंस की कोई कमी नहीं है। संचार किसी को लगातार बढ़ने की अनुमति दे सकता है। ऐसा लगता है कि मेटामोर ग्रह वास्तव में विविधता के प्रति सहिष्णु होने के सिद्धांत को जानता है। जिया ने कहा, समाज से हटने वाले नामिकियों के विपरीत और यारातियन जिन्होंने खुद को छिपा लिया था, मेटामोरान बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने के लिए तैयार थे। जब तक आगंतुक बुरे नहीं थे, तब तक मेटामोरान अंडरवर्ल्ड जाने के बाद भी दूसरों के साथ अनुभवों का आदान प्रदान करने में खुश थे। मेटामोरन की दीर्घकालिक समृद्धि के पीछे भी यही रहस्य है। चलो चलते हैं, हमें प्रवेश करना चाहिए और स्थिति को देखना चाहिए। जिया के खत्म होने के बाद तीनों शहर में चले गए। वे विशाल शहर के गेट से गुजरे, अंत में उस शहर में प्रवेश किया जहां मेटामोरान रहते थे। शहर का इंटीरियर एक और तरह का दृश्य था। यहाँ जिया ने बहुत सारे एलियंस के निशान देखे और उनमें से अधिकांश ह्यूमनॉइड नस्लें थीं। ये देखते हुए कि प्लेनेट मेटामोर के मार्शल आर्ट मनुष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिक उपयुक्त थे, आने वाले एलियंस ज्यादातर ह्यूमनॉइड थे। वे एक रेस्तरां में चले गए और जिया ने शीलिंग और मायस के लिए कुछ व्यंजन और पेस्ट्री का आदेश दिया। बाद में उसने आसपास के अन्य लोगों की बातचीत को ध्यान से सुना। रेस्तरां और चाय घरों जैसी जगहों पर जानकारी के बारे में पूछताछ करना अक्सर आसान होता था। जल्द ही जिया को पड़ोस की मेज पर कई लोगों की बातचीत पर ध्यान देने से आवश्यक जानकारी मिली। मैंने सुना है कि 9 मार्शल इमॉर्टल में से एक, मिस्टर राडे का मार्शल आर्ट हॉल जल्द ही मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर देगा। यह एक दुर्लभ अवसर है। अगर हमें मिस्टर राडे से पॉइंटर्स मिल सकते हैं तो हमारे मार्शल आर्ट्स में निश्चित रूप से बहुत सुधार होगा। उसके बगल में मेज पर बैठे व्यक्ति ने अपने साथियों से कहा। उनके शब्द श्री राडे के प्रति श्रद्धा से भरे हुए थे। उनके साथी ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, श्री राडे 9 पौराणिक मार्शल अमर में से एक है। वह सभी प्रकार के जादुई मार्शल आर्ट में कुशल है। मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। दुर्भाग्य से कुछ मार्शल अमर स्वामी आमतौर पर मार्शल आर्ट विकसित करने में व्यस्त होते हैं। उनसे मार्शल आर्ट सीखने के अवसर बहुत कम है, इसलिए यह अवसर दुर्लभ है। आसपास के लोग भी चर्चा में शामिल हो गए। जितना अधिक वे बात करते थे, उतना ही उत्साहित हो जाते थे, ये कामना करते हुए कि वे तुरंत मास्टर मार्शल इमोर्टल के पॉइंटर्स प्राप्त कर सकें। जैसे ही जिया चुपचाप बगल में सुन रहा था, उसने एक कप उठाया और विचार करते हुए एक घूंट लिया।
उन्हें सुनने पर ऐसा लगता है कि ग्रैहम मेटामोर पर सबसे मजबूत लोग 9 मार्शल इमॉर्टल्स हैं। यदि यह सच है तो उन्हें युद्ध शक्ति के 5000 से अधिक वाले लोग होने चाहिए। इन मार्शल इमॉर्टल्स के बारे में इतना खास क्या हो सकता है जो सभी प्रकार के जादुई मार्शल आर्ट में कुशल हैं? तुम दोनों जल्दी खा लो, थोड़ी देर में हम उस मार्शल इमॉर्टल रेड की तलाश करेंगे। जिया ने शिलिंग और मायस की ओर रुख किया और कहा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि अभी भी कुछ समय है जब तक कि राडे मार्शल आर्ट सिखाएगा? शिलिंग ने मेज पर पेस्ट्री उठाई और इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से खाया, लेकिन उसकी गति बिल्कुल धीमी नहीं थी और जल्द ही पेस्ट्री का एक बड़ा ढेर उसके द्वारा खाया गया था। जिया ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से मार्शल आर्ट सिखाने से पहले हम क्या सीखते हैं? सीधे जाकर मार्शल इमॉर्टल की तलाश करना बेहतर है। सार्वजनिक रूप से सिखाए जाने वाले मार्शल आर्ट सभी सामान्य थे और वास्तविक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट को एक एक करके सिखाया गया था। जिया साधारण मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। उन्होंने फ्यूजन तकनीक की तरह वास्तविक मार्शल आर्ट सीखने की मांग की। हो गया। शिलिंग ने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए। उसने और मायज ने तब उस गति को तेज कर दिया जिस पर उन्होंने खाना खाया, बिल का भुगतान किया और चले गए। चूंकि प्लेनेट मेटामोर बाहरी दुनिया के साथ अक्सर संवाद करता था, इसलिए ईस्ट एरिया की मुद्रा का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। रेस्तरां छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी आभा छिपाई और फिर जल्दी से मार्शल रेट के मार्शल आर्ट हॉल की ओर चले गए। जल्द ही उनके सामने एक विशाल और शानदार इमारत दिखाई दी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 213 मार्शल आर्ट का टकराव। मार्शल इमॉर्टल राडे का मार्शल आर्ट हॉल बहुत बड़ा था। लकड़ी की इमारत को 1 दर्जन से अधिक आउटडोर प्रशिक्षण प्लेटफार्मों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा 7 से 8 इंडोर प्रशिक्षण क्षेत्र भी थे। वर्तमान में मार्शल आर्ट हॉल के भीतर अपनी नींव को मजबूत करने वाले सैकड़ों प्रशिक्षु थे। जिया ने देखा कि इन प्रशिक्षुओं की युद्ध शक्ति ज्यादातर 5 या 600 के आसपास थी। यदि उन्हें पृथ्वी पर रखा गया था तो वे दुर्लभ मार्शल कलाकार होंगे, लेकिन मार्शल इमॉर्टल राडे के मार्शल आर्ट हॉल में वे केवल प्रशिक्षु हो सकते थे। प्लेनेट मेटामोर की मार्शल आर्ट प्रणाली काफी अद्वितीय है। जिया ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं। पृथ्वी के मार्शल आर्ट सीखने के बाद वह एक नज़र में प्लेनेट मेटामोर और पृथ्वी के मार्शल आर्ट के बीच अंतर बता सकता था। यदि पृथ्वी की मार्शल आर्ट ने आंतरिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, मानव शरीर को एक स्वतंत्र प्रणाली में समेकित किया और फिर मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को सुसंगत बनाया, तो प्लेनेट मेटामोर के मार्शल आर्ट ने शुरुआत से ही मानव शरीर के बाहर संवाद करने का एक और तरीका खोजने का प्रयास किया। मानव शरीर की तुलना चुंबक से की, प्रकृति और ब्रह्मांड की ताकतों को खींचा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेटामोरान फ्यूजन तकनीक की तरह मार्शल आर्ट विकसित कर सकते थे। मार्शल आर्ट की उनकी अवधारणा शुरू से ही अलग रही है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मार्शल आर्ट हॉल की रखवाली करने वाले शिष्य ने अजनबियों को मार्शल आर्ट हॉल में आते देखा और पूछा, हम यहाँ श्री राडे की तलाश में हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कहाँ है? जिया मुस्कुराया और हल्के स्वर में पूछा। हालांकि द्वार की रखवाली करने वाला शिष्य मजबूत नहीं था, जैसा कि कहा जाता है। प्रधानमंत्री के द्वार के सामने 7 अधिकारी तारांकन। शिष्य मार्शल इमॉर्टल के प्रशिक्षण हॉल की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जिया जितना संभव हो उतना विनम्र था। तमिलनाडु प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वार की रखवाली करने वाले व्यक्ति को शाही दरबार के 7 अधिकारियों के बराबर दर्जा प्राप्त है। अगर कोई प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है तो उसे गेटकीपर के पास से गुजरना होगा, इसलिए उनका अधिकार छोटा नहीं था। शिष्य ने उनके अनुरोध को सुनकर अपना सिर हिला दिया। शिक्षक को मार्शल आर्ट सिखाने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। यदि आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न है तो कृपया कुछ दिनों के बाद वापस आएं। हे, हम अब राडे को देखेंगे। मायस बाहर कूद गए और कहा, आप लोग, शिक्षक राडे वर्तमान में मार्शल आर्ट पर शोध कर रहे हैं। वह मेहमानों को नहीं देख सकता है, इसलिए कृपया बाद में वापस आ जाएं। शिष्य ने नाराज महसूस करते हुए नाक भान सिकोड़ी। प्लेनेट मेटामोर के 9 मार्शल इमॉर्टल में से एक के रूप में टीचर राडे को किस तरह का महान दर्जा प्राप्त है? क्या उन्होंने सोचा था कि वे उसे सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं? टीचर समय निकालकर बाहरी दुनिया को मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। ये पहले से ही एक महान दयालुता थी। क्या ये लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? किसने तुम्हें मुंह बंद करने के लिए कहा? जिया ने मायस के सिर को हल्के से गूंद लिया। ये बच्चा कुछ भी सही नहीं कर पा रहा था। क्या उसने अच्छा होने का वादा नहीं किया था? बारी बारी से बात नहीं की थी और पहले बॉसी नहीं थी। जिया को उम्मीद नहीं थी कि वह किसी से मिलने के बाद अपना वादा तोड़ देगी। उन्होंने कुछ शब्दों का आदान प्रदान भी नहीं किया था। थोड़ी देर के लिए शिष्य को देखते हुए जिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह सीधे प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। ये देखकर शिलिंग और मायस शिष्य को देखकर मुस्कुराए और वे भी तुरंत गायब हो गए। शिष्य चौंक गया। क्या वे 3 लोग असाधारण विशेषज्ञ थे? शिष्य तनाव में आ गया और जल्दी से मार्शल आर्ट हॉल में भाग गया ताकि अंदर अपने साथी प्रशिक्षुओं को ये बता सके। मार्शल आर्ट्स हॉल में प्रवेश करने और कई प्रशिक्षण क्षेत्रों से गुजरने पर जिया मार्शल आर्ट हॉल के आंतरिक क्षेत्र में आया।
यह वह जगह थी जहां राडे रहता था। दूर से जिया ने सफेद प्रशिक्षण कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को लकड़ी के फर्श पर बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी चीज के बारे में सोच रहा था। अपनी आभा के साथ जिया ने महसूस किया कि राडे की युद्ध शक्ति 6210 तक पहुंच गई है। वह मार्शल आर्ट के एक असाधारण मास्टर हैं। हेलो श्री राडे, जिया ने आगे बढ़कर शांत भाव से कहा, मैं जिया हूँ, प्लेनेट होंगशान का एक मार्शल आर्टिस्ट। मैंने प्लेनेट मेटामॉर का प्रतिष्ठित नाम सुना है। मैं विशेष रूप से श्री राडे से मिलने और आपसे संकेत मांगने के लिए यहाँ आया था। श्री राडे ने अपनी आंखें खोलीं और जिया को तेजी से देखा, जैसे कि वह उसके माध्यम से देखना चाहता था। उसकी आंखें 3 लोगों की गतिविधियों का पालन करती थीं और वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह इन लोगों की असली ताकत को नहीं देख पा रहा था। अरे, मार्शल आर्ट के बारे में तुम्हारी समझ मुझसे कम नहीं होनी चाहिए। मैं बेहोश होकर महसूस कर सकता हूँ कि आपके कदम काफी स्वाभाविक हैं। ये वास्तव में एक अलग तरह की मार्शल आर्ट है। उन्होंने पहली बार पृथ्वी के मार्शल आर्ट की गहराई को महसूस किया। यह एक अलग तरह का व्यापक और गहन मार्शल आर्ट लग रहा था और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था जो मार्शल आर्ट पर शोध करने के लिए जुनूनी है। जिया विनम्रता से हंसे और इससे इनकार नहीं किया। ग्रह होंगशान, क्या ये व्यापारिक ग्रह है जो हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में उभरा है? ये काफी अप्रत्याशित है कि इसमें इस तरह के जादुई मार्शल आर्ट हैं। श्री राडे ने एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया, यदि आप इसे नापसंद नहीं करते हैं तो कृपया मेरे साथ पॉइंटर्स स्वैप करें। यह अच्छा है कि मैं एक असली मार्शल कलाकार के साथ पॉइंटर्स की अदला बदली कर सकता हूँ। जिया ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि रेड के लिए उसके साथ पॉइंटर्स स्वैप करना चाहता है। यह इंगित करता है कि रेड अपने मार्शल आर्ट के बारे में अत्यधिक सोचता है, इसलिए जिया ने मना नहीं किया। उन्होंने पास के मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर मिस्टर राडे का पीछा किया। शीलिंग या मायस को लड़ने देने के बजाय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंच पर जाने का विकल्प चुना। सबसे पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से मेटामोरन की मार्शल आर्ट की रहस्यमयता का अनुभव करना पड़ा और यह समझना पड़ा कि क्या यह उनके लिए सीखने लायक है या नहीं। दूसरा, वह लड़ने के लिए खुजली कर रहा था क्योंकि वह अपने अंगों का अभ्यास करना चाहता था। मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर जिया ने अपने शरीर पर आभा को समायोजित किया, आंतरिक सांस को नियंत्रित किया और अपनी युद्ध शक्ति को श्री राडे के समान स्तर तक दबा दिया। फिर उन्होंने एक लड़ाई की मुद्रा अपनाई। चूंकि यह केवल पॉइंटर्स के आदान प्रदान के लिए एक लड़ाई थी, जिया हमला शुरू करने में पहल करने की जल्दी में नहीं था और इसके बजाय उसने चुपचाप देखा। श्री राडे ने अपने सामने वाले युवक को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा क्योंकि युवक से एक मजबूत दबाव निकला और अचानक उस पर हमला कर दिया। निपुण श्री राडे की आंखें चमक उठीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उसके सामने इस युवा व्यक्ति के पास एक ताकत थी जो अपने आप से कम नहीं थी। मैं शुरू करता हूँ, श्री राडे ने कहा और उसकी आकृति जिया की आंखों के सामने गायब हो गई। जिया का चेहरा शांत था और उसकी आंखें श्री राडे की आकृति का अनुसरण करते हुए सभी दिशाओं में चारों ओर देखती रहीं। वाह! जिया की कमर के पास अचानक एक क्षणभंगुर आकृति दिखाई दी। जिया ने अपनी कमर पर हमले से बचते हुए अपने शरीर को किनारे कर दिया। फिर उसने मुड़कर अपने प्रतिद्वंद्वी पर मुक्का मारा। आफ्टर इमेज, जिया अपने दिल में बुदबुदाया, स्पष्ट रूप से श्री राडे के कदम से निराश। उसने सोचा कि श्री राडे के पास कुछ अद्भुत हमला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह केवल एक आफ्टर इमेज होगा। यह एक भद्दा कदम था जिसका उपयोग पृथ्वी पर भी किया गया था। हालांकि तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसकी मुट्ठी स्पष्ट रूप से जिस आफ्टर इमेज से गुजरी थी, उसने अप्रत्याशित रूप से जिया पर हमला किया, जिससे उसके साथ एक तेज हवा आई। यह बाद की छवि असली है। जिया चौंक गया। उसने अपने शरीर को हिलाया और जवाबी हमला करने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ और पैर लगातार हमला कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से एक भ्रामक आफ्टर इमेज था, लेकिन जब यह जमीन से टकराया तो ये ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम था। novelUSB.com जिया का शरीर चमक उठा और श्री राडे के आगामी हमलों से बच गया। हमले लहरों में आते रहे, क्रूर भेड़ियों और बाघों की तरह गरजते रहे। कई चमक के साथ जिया कई मीटर पीछे हट गया। फिर वह बगल में चला गया और जोर से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर बेहद पतली की ब्लेड की एक परत से ढक गया और वह मिस्टर राडे की ओर झुका। मार्शल आर्ट हॉल के बाहर शीलिंग ने मंच पर लड़ाई देखी। यह मेटामोरन की हमला करने की विधि वास्तव में अजीब है। ये स्पष्ट रूप से एक भ्रामक छाया थी, लेकिन इसमें एक पदार्थ जैसी शक्तिशाली शक्ति थी। इस तरह के मार्शल आर्ट में अपराध और रक्षा दोनों के गुण थे। शायद हम वास्तव में यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। शीलिंग ने अपने दिल में थोड़ी सी अवमानना को दूर कर दिया। क्या वास्तविक है और क्या गलत है, इसे बदलने के अकेले इस कौशल ने उसकी आंखें खोल दी थीं। अरे, अगर हम इसे सीख सकते हैं तो हम निश्चित रूप से भविष्य में दुश्मन से लड़ते समय नुकसान में नहीं होंगे। मायस की आंखें चमक उठीं। शीलिंग ने हंसते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कौशल जो वास्तविक है और जो गलत है उसे बदलने में सक्षम है। अगर हम एक बड़े ऊर्जा हमले का सामना करते हैं तो अप्रभावी हो सकता है। तथाकथित भारी तलवार में कोई धार नहीं है
और यह काम नहीं करता है तारांकन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का कौशल कितना अजीब था, मैं इसे ताकत के साथ तोड़ दूंगा और सीधे सब कुछ टुकड़ों में नष्ट कर दूंगा। इसलिए जब एक उच्च शक्ति वाली लड़ाई की बात आती है तो श्री राडे का कौशल प्रभावी नहीं हो सकता है। टीएल, इसका मतलब है कि एक वास्तविक तलवार कौशल तलवार की धार पर भरोसा नहीं करता है, इसके बजाय यह एक व्यक्ति के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। मायज ने उसके होंठों को पस किया और बड़ी दिलचस्पी के साथ मंच की ओर देखा। मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जिया और मिस्टर राडे समान रूप से मेल खाते थे क्योंकि जिया ने अपनी ताकत को अपने प्रतिद्वंद्वी के समान स्तर तक दबा दिया था। यद्यपि उनकी आंखें अभी भी तेज थीं, उनके अंगों की गति सीमित थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वह श्री राडे के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। ये पृथ्वी और प्लेनेट मेटामॉर के मार्शल आर्ट के बीच पहला टकराव था। पॉइंटर्स की यह अदला बदली जिया और मिस्टर राडे दोनों के लिए एक दुर्लभ इलाज था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 214 में लिंक। अच्छा अच्छा, श्री राडे जोर से चिल्लाए। पृथ्वी के जादुई और व्यापक मार्शल आर्ट ने उनकी आंखें खोल दी हैं। किसने सोचा था कि दुनिया में इस तरह के मार्शल आर्ट भी हैं। इन मार्शल आर्ट की उत्पत्ति प्लेनेट मेटामॉर के विपरीत थी और यह उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक बड़ा प्रलोभन था जो मार्शल आर्ट पर शोध करने का आदी था। मिस्टर राडे, मैं आपके साथ मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करने की उम्मीद करता हूं। जिया ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना विचार व्यक्त किया। श्री राडे की आंखें चमक उठीं और उन्होंने बार बार सिर हिलाया। बहुत अच्छी तरह से, मार्शल आर्ट हॉल में कई खाली कमरे हैं। मैं आप तीनों से अनुरोध करता हूं कि आप यहां रहें। हम एक अच्छा आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों में मार्शल आर्ट हॉल में एक सार्वजनिक सबक है। मैं आप तीनों से कुछ और दिन इंतजार करने के लिए कहता हूं, श्री राडे ने कहा। बेशक, जिया हंस पड़ी। उस क्षण गेट की रखवाली करने वाला शिष्य और उसके कई साथी प्रशिक्षु दौड़कर आए। शिक्षक, कुछ अपरिचित विशेषज्ञ अभी अभी दिखाई दिए। शायद वे हॉल पर हमला करने आए थे। आप यहाँ हैं। गेट की रखवाली करने वाले शिष्य ने जिया और लड़कियों को देखते ही चीख पुकार मचा दी। चुप रहो, ये शिक्षक के दोस्त हैं। जाओ और कमरे की व्यवस्था करो। वे थोड़ी देर के लिए मार्शल आर्ट हॉल में रहेंगे, श्री राडे ने कहा। हाँ शिक्षक। शिष्यों के समूह ने एक दूसरे को देखा और तेजी से स्वीकृति में सिर हिलाया। उनकी नजरें अब जिया और लड़कियों के लिए सम्मान रखती थीं। मास्टर मार्शल इमोर्टल के दोस्त बनने में सक्षम होने का मतलब है कि उन्हें प्रसिद्ध मार्शल आर्ट मास्टर होना चाहिए। ये लोग इतने युवा दिखते हैं, लेकिन वे पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुके थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लोग कैसे गायब हो गए। ये पता चला है कि वे महान विशेषज्ञ थे। द्वार की रखवाली करने वाला शिष्य चुपचाप सोचता रहा। ... अगले कुछ दिनों के लिए जिया और शिलिंग श्री राडे के मार्शल आर्ट हॉल में रहते थे। हर दिन वे मार्शल आर्ट की ईमानदारी के बारे में श्री राडे के साथ चर्चा करते थे। विभिन्न मार्शल आर्ट प्रणालियों की बैठक ने दोनों पक्षों को लाभान्वित किया। यदि एक लड़ाई के दौरान लगाई गई हमले की शक्ति मुख्य रूप से ताकत से उत्पन्न होती है, तो मार्शल आर्ट की ईमानदारी वह कुंजी है जो उपयोगकर्ता को उस ताकत का उपयोग करने के तरीके पर प्रेरित करती है। यह एक तस्वीर को चित्रित करने जैसा था। जब पेंटिंग तकनीकों की बात आती है तो कुछ लोग हैं जो मोटी स्क्रिबल्स का पक्ष लेते हैं, जबकि कुछ अन्य रेखाएं खींचना पसंद करते हैं। इन दोनों में सृजन की प्रक्रिया में कुछ अंतर थे, लेकिन अंत में वे दोनों अपने वांछित काम को चित्रित कर सकते थे। पृथ्वी के मार्शल आर्ट और प्लेनेट मेटामॉर के मार्शल आर्ट के लिए भी यही सच था। दोनों मार्शल आर्ट के संचालन की भावना भिन्न थी, लेकिन अंत में दोनों एक ही लाइन पर लौट आए। कैसे लड़ें? वे दोनों अलग अलग मार्गों के माध्यम से एक ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जल्द ही मार्शल आर्ट हॉल के सार्वजनिक पाठ का दिन आ गया। उस दिन कई एलियंस और मेटामोरान मार्शल आर्ट हॉल में इकट्ठा हुए। वे इसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित हुए थे। उस समय जिया को एहसास हुआ कि 9 मार्शल इमॉर्टल का नाम कितना प्रसिद्ध था। श्री राडे से संकेत प्राप्त करने के लिए कई लोग हॉल के बाहर लंबी कतार में खड़े थे। लाइन कुछ दिन पहले ही बननी शुरू हो गई थी। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोगों के कारण मार्शल इमॉर्टल से पॉइंटर्स बहुत विस्तृत नहीं हो सकते थे, लेकिन श्री राडे के आकस्मिक पॉइंटर्स ने आने वाले सभी लोगों को लाभान्वित किया और वे सभी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। कभी कभी मार्शल आर्ट ऐसे ही होते हैं। यदि किसी की आंखें एक ही पतली पत्ती से अस्पष्ट हो जाती हैं और बाद में पत्ती को छेद दिया जाता है, जो दृश्य वह देखेगा वह उन दृश्यों से पूरी तरह से अलग होगा जो वह देखेगा कि पत्ती को पूरी तरह से हटा दिया गया है। श्री राडे ने मार्शल आर्ट में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ सभी के संदेह को स्पष्ट किया। क्या यह मार्शल आर्ट को मजबूत नहीं कर रहा था? जिया, क्या हमें वास्तव में इस तरह के बदसूरत कार्यों को सीखना होगा? मायर्स ने चित्र पुस्तक में वर्णित प्रशिक्षण पद्धति को अप्रसन्नता से देखा। ये सार्वजनिक पाठ के बाद का दिन था। जिया ने पृथ्वी के मार्शल आर्ट के सार का उपयोग मेटामोरन के कुछ गहन अद्वितीय कौशल के आदान प्रदान के रूप में किया। वर्तमान में शीलिंग और मायर्स मेटामोरन की सबसे प्रसिद्ध फ्यूजन तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। प्लेनेट मेटामॉर के मार्शल आर्ट जादू के बहुत करीब थे और यह मेटामोरन की अनूठी
प्रशिक्षण प्रणाली से विकसित एक कौशल था। फ्यूजन तकनीक इस तरह के एक दुर्जेय गुप्त कौशल को कई गुप्त कौशल में सबसे अच्छा माना जाता था। यह एक लड़ाकू की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। मूल काम में सुपर सैयान 1 स्तर के गोटेन और ट्रंक एक साथ जुड़ गए और सुपर सैयान 3 के स्तर तक पहुंच गए। सुपर सैयान 8 के आधार पर उनकी ताकत पूरी तरह से 1 गुना बढ़ गई थी। हालांकि एक गुप्त कौशल के रूप में फ्यूजन तकनीक के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। न केवल इसमें प्रशिक्षण लेने वाले 2 लोगों को एक समान आभा की आवश्यकता थी, बल्कि फ्यूजन डांस के लिए आवश्यक अजीब कार्यों का सेट भी उनके बीच अस्वीकृति का कारण होगा। मायज नृत्य मुद्रा के साथ संघर्ष कर रहे थे और फ्यूजन तकनीक सीखने के लिए तैयार नहीं थे। बस इसके बारे में सोचें, एक बार जब आप फ्यूजन में सफल हो जाते हैं तो आपकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जब ऐसा होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि सुपर सैया के रहस्य को समझना आसान हो जाएगा? जिया ने एक यादृच्छिक बहाना बनाया, हालांकि ये बिना किसी आधार के नहीं था। शीलिंग और मायस दोनों की वर्तमान युद्ध शक्ति क्रमशः 780,000 और 550,000 है। यदि शीलिंग ने अपनी ऊर्जा को कम कर दिया, इसे मायस के समान रखते हुए और फ्यूज करने के लिए फ्यूजन तकनीक का उपयोग किया, तो उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति अचानक लगभग 4.5 मिलियन तक बढ़ सकती है। जब ऐसा होता है तो सुपर सैया में बदलने की दूरी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। मायस की अभिव्यक्ति अभी भी कुछ हद तक विकृत थी, लेकिन शीलिंग पूरी तरह से लापरवाह था। वैसे भी बाद में मैं नहीं चाहता कि परिवर्तन करते समय किसी को भी देखा जाए। इसके बारे में सोचने के बाद मायस का मानना था कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी। इस प्रकार उसने शीलिंग के साथ फ्यूजन तकनीक का अभ्यास करते समय अपने दिल को मजबूत करने और कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। हालांकि अगर वे अपनी आभा को समायोजित करने की मांग करते हैं जब तक कि यह समान न हो, तो ये थोड़ी देर में नहीं किया जाएगा। महिलाओं के घटिया डांस स्टेप्स देखकर जिया बहुत हंसना चाहती थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास को ठेस न पहुंचे, इसके लिए वह कमरे से बाहर चला गया और अपने हाथ में एक और गुप्त कौशल की जांच की। यह एक और महत्वपूर्ण गुप्त कौशल था जो उन्होंने विनिमय के माध्यम से श्री राडे से प्राप्त किया था। फ्यूजन तकनीक की तुलना में जिया ने इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना। इसका नाम वैक्यूम तकनीक था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह एक गुप्त कौशल था जिसने लोगों को अंतरिक्ष में जीवित रहने की अनुमति दी। ये संयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकते थे। एथर ओवल यूएसबी सी ओमाइक्रोन एम वैक्यूम तकनीक का उपयोग करने के बाद जब तक शरीर में ऊर्जा समाप्त नहीं होती थी, तब तक उपयोगकर्ता लंबे समय तक बाहरी अंतरिक्ष में रह सकता था। हवा के बजाय कोशिकाओं को भरने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया गया था। एक साधारण सैयान के शरीर पर एक प्रयोग किया गया था और सैयान अधिकतम 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने में सक्षम था। हालांकि लंबे समय तक रहना असंभव था, ये पहले से ही सैयन के लिए बहुत मूल्यवान था। यदि वैक्यूम तकनीक ग्रह होंगशान पर व्यापक रूप से फैल जाती है तो कम से कम अंतरिक्ष में लड़ाई की समस्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सोचकर जिया की आंखें चमक उठीं। एक सैयान जिसके पास ताकत की एक निश्चित डिग्री थी, खुद को ढकने के लिए अपने शरीर के भीतर ऊर्जा पर भरोसा कर सकता था ताकि वे थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष में रह सकें। हालांकि यह उनकी लड़ाई की प्रभावशीलता को बहुत प्रभावित करेगा। इस वैक्यूम तकनीक के साथ इस समस्या को हल किया जाता है, और यहाँ तक कि एक दुश्मन द्वारा ग्रह को नष्ट करने की स्थिति में जब तक वे वैक्यूम वातावरण में जीवित रहते हैं, सैयान हुई पोई कैप्सूल से एक अंतरिक्ष यान निकाल सकते हैं और वापस ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि जब वैक्यूम तकनीक व्यापक रूप से फैल गई है तो मुझे फिदेया के लोगों को हर सैयान को एक छोटा अंतरिक्ष यान प्रदान करने के लिए जल्दी करनी होगी। जिया ने चुपचाप सोचा। वह महसूस कर सकता था कि भविष्य में सैया अब ग्रहों पर लड़ने तक सीमित नहीं होंगे। ... कुछ दिनों बाद निवास से दूर पहाड़ों के शीर्ष सफेद बर्फ से ढके हुए थे और उत्तरी हवा सीटी बजा रही थी जिससे बर्फीले जल वाष्प सा था रहे थे। एक खुले मैदान पर एक बड़ी लड़की और एक छोटी लड़की ने हास्यपूर्ण कदमों के साथ नृत्य किया। 2 उंगलियों ने एक दूसरे को छुआ और एक शानदार प्रकाश चमका। जल्द ही घना धुआं फैल गया और एक लंबी लड़की को उस जगह पर छोड़ दिया गया जहां दोनों लड़कियां थीं। कई असफलताओं के बाद वे अंततः फ्यूजन तकनीक को प्रशिक्षित करने में सफल रहे थे। लंबी लड़की का चेहरा सुंदर और आकर्षक था और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने एक छोटा मेटामोरन की पंक्तिबद्ध जैकेट पहना था और उसकी सफेद पतलून पर एक लाल रिबन था। वह एक 20 वर्षीय की तरह दिखती थी जिसमें शीलिंग और मायस दोनों का आकर्षण था। उनकी जैकेट गोटेंग्स की पंक्तिबद्ध जैकेट से अलग थी, शायद इसलिए कि वे लड़कियां थीं। फ्यूज करने के बाद शीलिंग और मायस नंगे सीने नहीं थे। उसकी छाती पर एक नीला कपड़ा लिपटा हुआ था। काले रंग की पंक्तिबद्ध जैकेट आकार में छोटी थी जो सफेद अंडरबेली के एक बड़े नंगे क्षेत्र को उजागर करती थी। फ्यूज लड़की को मीलिंग कहा जाता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 215 ट्रेवलिंग टाइट्स 4.8 मिलियन युद्ध शक्ति। साइड में जिया उत्सुकता से उन्हें
देख रहा था। सम्मेलन के बाद शीलिंग और मायस की संयुक्त युद्ध शक्ति उनकी अपेक्षा से थोड़ी अधिक थी, लेकिन अंतर बहुत अधिक नहीं था। यह मायस बैटल पावर के 8 गुना से थोड़ा अधिक था। ये कैसे है? मेरी ताकत, बस फ्यूज लड़की, मेलिंग ने गर्व से अपना सिर उठाया, अपने नाजुक चेहरे को प्रकट किया जो एक अपमानजनक रवैये से भरा हुआ था। ठीक है, शीलिंग और मायस के व्यक्तित्व का विलय हो गया है। जिया ने आह भरी। शीलिंग अपनी हड्डियों में गहराई से घिरा हुआ था और मायस, वह पूरी तरह से एक छोटा शैतान था। जिया ने याद किया कि जब उन्होंने पहली बार मायस को देखा तो उन्होंने अपने हाथों पर छोटी घंटियों के साथ 2 कंगन पहने हुए थे, बहुत अभिमानी अभिनय कर रहे थे। तो मेलिंग के व्यक्तित्व को कुछ अनुशासन की आवश्यकता थी। उन्होंने लड़की के सिर पर कुछ ताकत से प्रहार किया और डांटा, आपने अपने फ्यूजन के सफल होने के बाद अभी भी प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है। फ्यूजन तकनीक केवल आधे घंटे तक पकड़ सकती है। मेलिंग ने अपना सिर खुजलाया, हंसे और जिया से कहा, फिर आओ और मेरे साथी बनो। इस मिस की अव्यक्त प्रतिभा के साथ शायद जल्द ही वह सुपर सैया में प्रवेश कर सकती है। जिया ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ सामान्य अवस्था में लड़ूंगा। याद रखें, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। जिया को पता था कि मेलिंग की नींव में अभी भी कमी थी ताकि वह सुपर सैयान में बदल सके। केवल नॉन-स्टॉप लड़ाई के माध्यम से वह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा सकती है। ठीक है, तेज आवाज में सहमत होने के बाद मेलिंग थोड़ी दूर पीछे चले गए और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक लड़ाई की मुद्रा अपनाई। जिया का सामना करते हुए उसने उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। जिया इत्मीनान से मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर वह इत्मीनान से मेलिंग की ओर चला गया। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उनकी आभा धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वह उससे पहले आया तो उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही चौंकाने वाली 5 मिलियन तक पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए था ताकि वह मेलिंग की युद्ध शक्ति को पूरा कर सके। उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। मेलिंग की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने चरम अवस्था में प्रवेश किया। जिया बेहोश होकर मुस्कुराया और अचानक मेलिंग की दृष्टि की रेखा से गायब हो गया। ओह, मेलिंग फुसफुसाए, प्रतीत होता है कि कुछ सोच रहे थे। उसकी अंधेरी आंखें मुड़ती रहीं, उस जगह की तलाश में जहां जिया थी। बैंग, जिया की आकृति अचानक उसके बगल में दिखाई दी और एक स्टील के पंजे की तरह उसकी हथेली लड़की के कंधे पर टिकी हुई थी। फिर उसने ताकत लगाई और जबरदस्त बल ने मेलिंग को उड़ान भरने के लिए भेजा। जिया तेजी से आगे बढ़ी और जमीन पर उतरने से पहले ही उसके बगल में पहुंच गई। फिर उसने फिर से हमला किया। बैंग, धूल उड़ गई और जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी क्योंकि सभी दिशाओं में मकड़जाल जैसी दरारें दिखाई दी। मेलिंग एक विशाल गड्ढे के बीच में फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में तैर रहे बादलों को चुपचाप घूर रही थी और वह थोड़ी देर के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपका शरीर आपकी लय के साथ नहीं चल सकता। पहली चीज जो आपको अभी करने की जरूरत है वह है अपनी ताकत के अनुकूल होना। यदि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो सफलता के प्रयास व्यर्थ होंगे और एक पाइप सपने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जिया की आवाज एक पंख के रूप में हल्की थी और उसकी तेज आंखें केवल एक त्वरित नजर के साथ मेलिंग की वर्तमान स्थिति को देखती थीं। मेलिंग बहुत मजबूत थी, लेकिन उसकी लड़ाकू जागरूकता उसके शरीर के आंदोलनों के साथ नहीं रह सकती थी। ये स्पष्ट रूप से उसकी अस्थिर और उथली नींव के कारण है। ताकत में अचानक वृद्धि उसकी नियंत्रण क्षमता से परे थी। उसके पास केवल ताकत थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। एक उदाहरण के रूप में कटे हुए रोगियों को लें। यद्यपि कृत्रिम अंग स्थापित होने पर उनके शरीर पर दोष गायब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें चलना मुश्किल लगेगा। लड़ाई का उल्लेख नहीं करना होगा। इसलिए अगले कुछ दिनों में जिया ने युद्ध जागरूकता और लड़ने की लय की भावना पर मेलिंग को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से शीलिंग और मायस स्वयं उत्कृष्ट योद्धा थे। सम्मेलन के बाद मेलिंग में भी काफी असाधारण क्षमता थी। प्रारंभिक असुविधा के अलावा मेलिंग ने जल्दी से अपने शरीर को नियंत्रित करना सीख लिया। हालांकि जिया का वर्तमान स्तर बहुत अधिक था, खासकर प्लेनेट मेटामॉर की मार्शल आर्ट अवधारणा के विलय के बाद। उन्होंने अपने मार्शल आर्ट को और नया करना और सुधारना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में मेलिंग की प्रतीत होने वाली परिपूर्ण हरकतें खामियों से भरी थीं। यहाँ आपका पंच अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है। ताकत का नियंत्रण बहुत कठोर है। दुश्मन वहां खड़ा नहीं होगा और जब भी आप चाहें आपको मारने देंगे। जब आप पंच करते हैं, नियंत्रण करना याद रखें और केवल हमला करने के लिए अपनी कुछ ताकत का उपयोग करें। आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते और यहाँ असली हमले में पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। किसी भी अनावश्यक आंदोलनों को त्याग दें, थोड़ा जमा हो जाओ और तुम्हारा एक हमला घातक होगा। हमला करने से पहले आपका प्रभावशाली तरीका इंद्रधनुष की तरह होना चाहिए। अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दुश्मन को तैयारी करने के लिए शायद ही कोई समय देना चाहिए। हमला हवा और गड़गड़ाहट की तरह होना चाहिए और बिजली की तरह तेज होना चाहिए। जब तक आप हमला नहीं करते तब तक आपको माउंट ताई की तरह स्थिर और एक पत्थर जितना भारी होना चाहिए। जिया ने साइड में खड़े होकर मेलिंग की गतिविधियों को देखा और समय समय पर
उसे संकेत दिए जिसे मीलिंग मौन रूप से समझता था और अपनी गतिविधियों को समायोजित करता रहता था, जिससे उन्हें यथासंभव तरल बना दिया जाता था। ये देखते हुए कि मेलिंग का प्रशिक्षण सही रास्ते पर था, जिया ने चुपचाप वैक्यूम तकनीक को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। यह उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उत्तरी क्षेत्र पृथ्वी के पास एक स्टारफील्ड। ये जगह फ्रीज़ाफोर्स की अराजकता से काफी दूर थी, एक ऐसी जगह जो अधिकांश बलों के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। पृथ्वी के अलावा यहाँ 1 दर्जन से अधिक निम्न स्तरीय ग्रह थे जो किसी को भी ज्ञात नहीं थे। चूंकि जीवन और पानी को छोड़कर कोई मूल्यवान अत्यधिक संसाधन नहीं थे, इसलिए ग्रहों को अन्य बलों द्वारा नहीं लूटा गया था। असीम ब्रह्मांड में सितारों के समूह ने प्रकाश की मंत्रमुग्ध करने वाली पीली सफेद किरणों को बाहर निकाला। अचानक ग्रहों के बीच एक उज्ज्वल प्रकाश किरण दिखाई दी। अंतरिक्ष के अंधेरे में ये प्रकाश किरण विशेष रूप से आकर्षक थी। करीब से कोई देख सकता था कि यह एक अंडाकार आकार का उज्ज्वल बिंदु था। यह एक छोटा अंतरिक्ष यान था जो केवल दर्जन मीटर लंबा था। इस पर 3 संकेंद्रित वृत्त प्रतीक उत्कीर्ण थे। ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन का प्रतीक था। अंतरिक्ष यान के इंटीरियर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, सामने, मध्य और पीछे। कमरा थोड़ा गंदा था। सामने के पायलट के केबिन में एक सुंदर गोरा महिला ने खुलासा करने वाला पजामा पहना और अपने हाथ में पेय की बोतल से पिया। जेको, वह लड़का, कुछ ईमेल भेजने के अलावा वह मूल रूप से मेरे बारे में भूल गया। उसका दोस्त। यह अच्छा है कि प्लेनेट होंगशान के लोग अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एमपे को नीचे डालते हुए गोरी महिला टाइट्स पायलट के केबिन में एक कुर्सी पर लेट गई और उसके सुंदर सुनहरे बाल कुर्सी के नीचे लटक गए। अंतरिक्ष यान पूरी तरह से स्वचालित था और उसे इसे पायलट करने की आवश्यकता नहीं थी। जिया को पहली बार टाइट्स को देखे हुए कुछ साल हो गए थे और अब 21 वर्षीय टाइट्स अपने युवा और सुंदर समय में था। वह कुछ साल पहले की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व थी। कुछ साल पहले प्लेनेट होंगशान और डॉक्टर ब्रीफ कैप्सूल कॉर्पोरेशन ने होई पोई कैप्सूल लॉन्च करने में सहयोग किया, जिसने टाइट्स के दृष्टिकोण को चौड़ा किया। उसके लिए कोई व्यक्ति जो विज्ञान कथा उपन्यास लेखक बनने के लिए दृढ़ था, ये सामग्री एकत्र करने का एक अच्छा तरीका था। और बहुत समय पहले पृथ्वी छोड़ने के बाद जाको, जो उसे अन्य ग्रहों पर ले जाने जा रहा था, ने उसे अस्वीकार कर दिया, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी नहीं मिल सकी। 6 साल तक इंतजार करने के बाद भी कोई खबर नहीं आई, जिससे वह काफी नाराज हुई। सौभाग्य से वह अपने पिता डॉक्टर ब्रीफ के माध्यम से फीदेया लोगों से संपर्क करने में सक्षम थी और उनसे कुछ छोटा अंतरिक्ष यान प्राप्त किया। अन्यथा अगर वह ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहती थी तो कोई नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगता। लेकिन फीदेया लोगों ने मुझे केवल पास के कुछ स्टारफील्ड का स्टार चार्ट दिया। उन्होंने कहा कि उसके लिए दूर के क्षेत्रों में जाना बहुत खतरनाक था। थोड़ी देर लेटने के बाद टाइट्स ने एक स्किन टाइट ड्रेस पहनी, जिसे वह आमतौर पर पहनती थी, और उसके सिर पर एक बड़ी नर्म बैंगनी टोपी रखी। वह अपना दैनिक लेखन शुरू करने की तैयारी करते हुए अंतरिक्ष यान के बीच में कार्यकक्ष में चली गई। लेकिन आज का लेखन हमेशा की तरह पहले की तरह खराब था। कुछ शब्द लिखना उसके हर शब्द को निचोड़ने जैसा था और इसने एक लेखक के रूप में टाइट्स को बेहद असहज बना दिया। उसने एक फाउंटेन पेन लिया और पुस्तिका पर लिख दिया। अपने विचारों की ट्रेन को खोजने में असमर्थ, उसने बस पेन को मेज पर फेंक दिया और अपने दिल में आह भरी। यह अफसोस की बात है कि मैं कई स्थानों पर नहीं जा सकता, अन्यथा मुझे निश्चित रूप से रचनात्मक विचार और अद्भुत उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिलेगी। अचानक एक धमाके की आवाज आई और अंतरिक्ष यान ने जमकर तरकश किया। जाहिर है ये कुछ मारा गया था। एक भयंकर अलार्म का पालन किया गया और अंतरिक्ष यान पास के ग्रह की ओर गिरने लगा। अरे क्या हो रहा है? अंतरिक्ष यान में एक हैंडरेल पकड़े हुए चड्डी जोर से चिल्लाए। दोनों तरफ के पोर्टहोल के माध्यम से उसने एक गोलाकार अंतरिक्ष यान देखा जो उससे बहुत दूर नहीं था, भी गिर रहा था। जाहिर सी बात थी कि यह हादसा 2 स्पेसक्राफ्ट के टकराने की वजह से हुआ है। मैं वास्तव में ऐसी चीज के बारे में आया। न केवल उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि यह उत्साह के संकेत से भरा था। ये लेखन की प्रेरणा है। निश्चित रूप से, जैसा कि वरिष्ठों ने कहा है, कला जीवन से उत्पन्न होती है, लेकिन ये जीवन से अधिक है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं था। टाइट्स एक कलम उठाने और अपने अनुभव को रिकॉर्ड करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, जिसे वह थोड़ा पॉलिश करेगी और एक लोकप्रिय विज्ञान कथा में बदल देगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 216। गंभीर रूप से घायल वेगेटा उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में ग्रह जिशुई। यह एक बहुत ही छोटे सैन्य बल के साथ एक निम्न स्तरीय ग्रह था। एक दिन लाल लौ के 2 गोले आकाश में घूम रहे थे, जैसे कि भगवान की ओर से एक सजा उतर रही थी, जिससे पूरे आकाश में आग और धूल उठ रही थी। इसने ग्रह पर रहने वाले आदिम लोगों को अत्यधिक आतंक में डाल दिया। तुरंत सभी आदिवासी जातियों ने एक एक करके जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने देवताओं से प्रार्थना की। एक घास के मैदान पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले अंतरिक्ष यान ने एक गड्ढा बनाया और धूल के एक बादल को हिला दिया, जिसने हरे रंग को गंदगी की एक परत से ढक दिया।
क्रेटर के केंद्र में स्थित अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और एक सुंदर गोरा महिला ने इसमें से बाहर निकाला। खांसी, दर्द होता है। चड्डी खेदजनक अवस्था में गड्ढे से बाहर चढ़ गई। जब उसने अपने कपड़े खोले तो कुछ लालिमा और सूजन का पता चला। चड्डी ने उसके दांतों को दर्द से दूर कर दिया और जल्दी से उसके पास से हुई पोई कैप्सूल का एक बॉक्स निकाला। उसने भीतर से स्प्रे टाइप हीलिंग दवा की एक बोतल निकाली और चोटों पर छिड़क दी। लाल और सूजी हुई त्वचा जल्दी से सफेद और चिकनी हो गई। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने एक गोले के आकार के अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यान से टकराते हुए देखा है। टाइट्स ने चारों ओर देखा, अंतरिक्ष यान की खोज की जो उसके बगल में गिर गया। हालांकि टाइट्स दृष्टि केवल एक औसत मानव की थी और नग्न आंखों के साथ किसी अन्य अंतरिक्ष यान के ठिकाने का पता लगाना असंभव था। इसलिए उसने एक छोटा विमान युक्त होई पोई कैप्सूल निकाला, कैप्सूल पर एक बटन दबाया और इसे जमीन के एक खाली विस्तार पर फेंक दिया। धमाका, धुआं उठा और एक छोटा जेट दिखाई दिया। नोवेल यूएसबी कॉम विमान पर चड्डी चढ़ गई, हवा में उड़ गई और अन्य अंतरिक्ष यान के ठिकाने की तलाश में उच्च ऊंचाई पर चली गई। आकाश में विमान को ऊंची उड़ान भरते हुए उसकी दृष्टि की रेखा बहुत व्यापक हो गई। बहुत दूर, 1 दर्जन किलोमीटर दूर एक पहाड़ की तलहटी में टाइट्स को एक और गड्ढा मिला जिसमें एक छोटा गोलाकार अंतरिक्ष यान आधा मिट्टी में छिपा हुआ था। दुर्घटना के कारण इसकी सफेद सतह पर कुछ काले खरोंच थे। वाह! चड्डी गड्ढे में कूद गई और एक छोटी सी आकृति को देखा जो गोल कांच की खिड़की के माध्यम से सांस लेने का उपकरण पहने हुए दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि अंदर का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। चड्डी चिंता से चिल्लाई और तुरंत वह कुछ यांत्रिक उपकरण खोजने के लिए विमान में वापस चली गई, जिसका उपयोग उसने गोले प्रकार के अंतरिक्ष यान के हैच को खोलने के लिए किया था। जैसे ही हैच खुला, एक सफेद युद्ध कवच पहने एक लड़का अंतरिक्ष यान से बाहर गिर गया। लड़के के बाल नुकीले थे और वह लगभग 10 साल का लग रहा था। युद्ध कवच के पीछे बंधा लबादा उसके पीछे था और वह काफी सुंदर और उज्ज्वल लग रहा था। लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए ऑक्सीजन उपकरण की आवश्यकता थी। क्या करें? लगता है कि यह बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगर उसे जल्द इलाज के लिए नहीं ले जाया गया तो वह अपनी जान गंवा देगा। टाइट्स ने युवा को पकड़ लिया, कुछ चिंतित महसूस कर रहा था। खांसी, आप कौन हैं? जल्दी से मुझे छोड़ दो। नौजवान संघर्ष कर रहा था और एक उदासीन, ठंडी आवाज में चिल्लाया जब वह खुद को किसी की बाहों में घिरा हुआ पाया। हिलो मत, आप गंभीर रूप से घायल हैं। यदि आप घूमते हैं तो आप अपना जीवन खो सकते हैं। मुझे एक रास्ता सोचने दो। टाइट्स ने जल्दी से उसे शांत किया, फिर जल्दी से सोचा, तुम औरत, मुझे जाने दो। युवा की आंखें बहुत भयंकर थीं और उसने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, इससे पहले कि उसका सिर बगल की ओर मुड़ गया। चेतना खो दी। टाइट्स ने सोचा कि लड़का मर गया है, इसलिए वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसने अपना हाथ लड़के के नथुनों के नीचे रख दिया। सौभाग्य से वह अभी भी सांस ले रहा था। चड्डी ने उसकी छाती को थपथपाया और राहत की सांस ली। उसने होई पोई कैप्सूल से एक विला निकाला और इसे जमीन पर रख दिया। फिर उसने नौजवान को उठाया और विला में चली गई। विला के भीतर पोर्टेबल निदान उपकरण के माध्यम से टाइट्स ने महसूस किया कि युवा की चोटें वास्तव में गंभीर थीं। अगर ये घाव किसी साधारण व्यक्ति को दिए गए होते तो वह व्यक्ति बहुत पहले मर चुका होता। हालांकि ये लड़का वास्तव में बहुत लचीला था। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब उसके जीवन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आदमी वास्तव में भाग्यशाली है। धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए टाइट्स ने लड़के को एक बिस्तर पर स्थानांतरित कर दिया और उसे रजाई से ढक दिया। जब वह ऐसा कर रही थी तो वह ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि लड़के के पीछे भूरे रंग की पूंछ थी। क्या ये लड़का सैया है? टाइट्स को याद था कि जैको ने सैयन के बारे में क्या कहा था। वे बिल्कुल मनुष्यों के समान दिखते थे। लड़के के पीछे भूरे रंग की पूंछ थी और उसका व्यक्तित्व बहुत खराब है। जानकारी पूरी तरह से सही थी। ये लड़का एक सैया होना चाहिए। क्या जैको ने यह नहीं कहा कि सैयान बहुत जंगली थे, लेकिन ये लड़का काफी अच्छा दिखने वाला है। धीरे से लड़के के गाल को सहलाते हुए टाइट्स ने उसे गंभीरता से देखा। वह सैयान और आम मनुष्यों के बीच अंतर का पता लगाना चाहती थी। जब जाको पहले पृथ्वी पर आया था तो ये पृथ्वी पर भेजे गए सैयान बच्चों को मारना था, लेकिन उसे जाने तक भी सैया का कोई निशान नहीं मिला। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। लंबे समय तक लड़के की जांच करने के बाद भी टाइट्स को सैया और अर्थलैंड के बीच कोई अंतर नहीं मिला। जब उसने देखा कि उसका शरीर धूल से ढका हुआ था तो वह थोड़ा मुस्कुराई, इसलिए वह एक गीत गुनगुनाते हुए बाथरूम में चली गई और जल्द ही बाथरूम से पानी की पिटा-पटा आवाजें गूंज उठीं। कुछ ही देर बाद टाइट्स अपने कंधे पर एक स्नान तौलिया लपेटकर बाहर आया। अपने कपड़े बदलने के बाद वह बिस्तर पर आई और बेहोश लड़के को देखा और एक विचार उसके दिमाग में आया। जैको ने कहा कि एक सैयान की जीवन शक्ति बहुत दृढ़ है, इसलिए लड़के को खतरे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे देखो, वह भी बहुत गंदा है। क्या मुझे उसे नहलाना चाहिए?
लड़के को नहलाने के लिए बाथरूम में खींचने से पहले चड्डी ने एक पल के लिए सोचा। अगले दिन वेगेटा अपनी नींद से जाग गया और उसे अचानक लगा कि कुछ गलत था। एक नर्म ऑक्टोपस जैसी चीज उसके शरीर के चारों ओर कसकर कुंडलित की गई थी। क्या हो रहा है? वेगेटा एक शुरुआत के साथ जाग गया। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव चमक रहा था और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि लंबे सुनहरे बालों वाला एक सुंदर इंसान उसे गुड़िया की तरह गले लगा रहा था। अरे, ये औरत कौन है? इस राजकुमार ने वास्तव में इस तरह के एक अपमानजनक उपस्थिति का खुलासा किया। वेगेटा ने अपमान की वृद्धि महसूस की और एक मजबूत हत्या का इरादा उसकी आंखों में चमकने के बिना नहीं रह सका। हालांकि उनका शरीर गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह हिल नहीं पा रहे थे। तुम जाग रहे हो। आपको एक संयम होना चाहिए, है ना? आप इतनी गंभीर चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? क्षमा करें, अगर ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा अंतरिक्ष यान आपके अंतरिक्ष यान से टकरा गया और इसे क्षतिग्रस्त कर दिया, तो आप यहाँ नीचे नहीं गिरे होते। टाइट्स ने तुरंत वेगेटा की बांह छोड़ दी और अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ रखते हुए उससे माफी मांगी। क्या आप जानते हैं कि यह राजकुमार एक सैया है? वेगेटा का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, तो तुम सैयों के राजकुमार हो। ये वास्तव में एक अच्छी काल्पनिक सेटिंग है। यह एक अच्छी सामग्री हो सकती है। चड्डी आश्चर्य से चिल्लाई। उसने जल्दी से दराज से एक पेन और पेपर निकाला और लिखना शुरू कर दिया। मेरे सवाल का जवाब दो, औरत। आपने सैया के बारे में कहाँ से सुना? वेगेटा की भावनाएं उत्तेजित हो गईं और उसने अधीरता से पूछा। ग्रह वेगेटा के विनाश के बाद सैयन की प्रतिष्ठा जल्दी से ब्रह्मांड से बाहर निकाल दी गई थी। ये छोटा सा इंसान वास्तव में सैयन के बारे में जानता है और इससे वेगेटा को संदेह हुआ कि क्या उसके अन्य इरादे हैं। मैंने एक दोस्त से सुना जो गैलेक्टिक पेट्रोल का सदस्य है कि सैयान की पूंछ है। ये कहते हुए टाइट्स ने वेगेटा की पूंछ को पकड़ लिया और उसे हिला दिया। वेगेटा का चेहरा स्याही की तरह काला हो गया और वह जोर से चिल्लाया, तुम अभी भी मुझे जाने नहीं दे रही हो, औरत। उसके दिमाग में अथाह हत्या का इरादा कौंध गया। तुम औरत क्यों चिल्ला रहे हो, औरत? इस बहन को टाइट्स कहा जाता है, इसे याद रखें। जब उसके दोनों हाथ वेगेटा के सिर को सहला रहे थे तो उसके दोनों हाथ असंतोष से चमक रहे थे। वेगेटा थोड़ी देर के लिए उदास था, लेकिन वह अपनी गंभीर चोटों के कारण एक इंच भी हिलने में सक्षम नहीं था। अन्यथा यह महिला जिसने उसके प्रति इतना अनादर करने की हिम्मत की थी, वह पहले ही उसके द्वारा मार दी गई होती। मेरे युद्ध कवच, क्या आप वही थे जिन्होंने इसे बदल दिया? उन कठिन कपड़ों, शायद आपको पता न हो, लेकिन अपने कपड़े उतारने के लिए इस बहन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्या आपके पास ऐसे कपड़े पहनने से बेहतर कुछ नहीं है? चड्डी बकबकने लगी। वेगेटा इतना नाराज था कि उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और बात नहीं की। अरे ब्राट, क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 217। टाइट्स और वेगेटा। कई दिनों बाद वेगेटा की चोटों में कुछ सुधार हुआ था। कम से कम छोटी दूरी तय करना मुश्किल नहीं था। जब टाइट्स ने ये देखा तो उसने बार बार प्रशंसा में कहा कि सैयन का शरीर वास्तव में शक्तिशाली था। यदि यह एक मानव था तो वे पहले से ही आधे लकवाग्रस्त होंगे और अपने जीवन के उत्तरार्ध के लिए उन्हें एक साथी के रूप में व्हीलचेयर की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ दिनों से वेगेटा का मूड बहुत खराब था। ये देखकर टाइट्स नाम की उस महिला को उससे डर नहीं लगा और उसने उसे खिलौने की तरह ट्रीट किया। एक बार जब इस राजकुमार की चोटें ठीक हो जाएंगी तो मैं निश्चित रूप से इस महिला को अपने हाथों से मार दूंगा, वेगेटा ने उदास भाव के साथ सोचा जब उसने टाइट्स को प्रकट कपड़े पहने हुए चलते हुए देखा। अरे वेगेटा, क्या तुम दिन भर पसीना नहीं बहा सकते? मुस्कुराओ। चड्डी लापरवाही से बिस्तर के पास बैठ गई। वेगेटा ने छाती के पार अपनी बाहों को मोड़ और बिस्तर के कोने पर झुक गया। औरत, क्या तुम्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती? पूरे दिन ऐसे कपड़े पहने रहते हो। अरे। चड्डी ने उसकी छाती पर कपड़े को खींचा, गोरी और मुलायम त्वचा के एक विस्तृत दृश्य को प्रकट किया और थोड़ा सा भी ध्यान दिए बिना बोला, इसका आपके साथ क्या लेना देना है? क्या मैं अपने घर में वह नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ? इसके अलावा आप केवल एक बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि यह बहन आपको खा जाएगी। मुझे मत बताओ कि तुम इतनी जल्दी परिपक्व हो जाते हो। वेगेटा को देखते हुए चड्डी ने मजाक किया। मैं 11 साल का हूँ, वेगेटा ने उदासीन रूप से कहा। क्या? चड्डी हैरान थी। उसके सामने छोटे और पतले बच्चे को देखते हुए वह बिल्कुल नहीं बता सकती थी कि वह पहले से ही 11 साल का था। मुझे लगा कि आप 10 साल से कम उम्र के थे। तो आप पहले से ही 11 साल के हैं। क्या करें? क्या तुमने पहले से ही बहन को नंगा नहीं देखा है? वह बहन इस साल 21 साल की है। भले ही यह एक समस्या है, बहन के बारे में क्या? तुमसे शादी करो। चड्डी ने कोसने का नाटक किया। इस उदासीन युवा के बारे में, वह हमेशा उसे परेशान करने के लिए विचारों के साथ आना पसंद करती है और हर बार जब वह ऐसा करती है तो उसका मूड हर्षित हो जाता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके सामने ये सैया अस्तित्व का कितना खतरनाक था।
वेगेटा का स्वभाव उदासीन था और वर्षों से फ्रीजा के तहत काम करते समय उसके हाथ प्रचुर मात्रा में रक्त से सने हुए थे। एक बार जब उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं, तो वह जिस पहले व्यक्ति को मारता है वह सिर्फ वह हो सकता है। बेशर्म औरत, वेगेटा ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर बगल में घुमा लिया, बिना बोले। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ टाइट्स बेफिक्र होकर देख रहा था क्योंकि वेगेटा ने अपना सिर दूर कर दिया था और उसका मूड अचानक बेहद अच्छा हो गया था। उसने अपने कान के पास सुंदर बालों को थपथपाया और अचानक हंसने लगी। अया, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महामहिम आश्चर्यजनक रूप से इतने निर्दोष होंगे। ओह, वैसे क्या आप सैया इतनी कम उम्र में भी मिशन करने के लिए बाहर जाते हैं? पहले क्या हुआ था? आपका शरीर इतनी बुरी तरह घायल क्यों था? चड्डी ने चिंता से पूछा। इससे पहले जैको ने सयन की स्थिति के बारे में थोड़ा उल्लेख किया था, लेकिन वह इसके बारे में खुद एक सयन से सुनना चाहती थी, क्योंकि यह अच्छी लेखन सामग्री हो सकती है। वेगेटा ने तंग को ठंड से देखा और देखा कि बेशर्म महिला उसे गपशप वाले चेहरे के साथ देख रही थी। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो महिला निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगी, इसलिए उसने उदासीन रूप से कहा, ग्रह। वेगेटा के नष्ट होने के बाद ब्रह्मांड में केवल कुछ सैया बचे थे। मुझे एक दूरस्थ ग्रह पर सौंपा गया था। वेगेटा ने कठोरता से बात की और टाइट्स एक कलम और कागज के साथ रिकॉर्डिंग करते रहे। स्लग के गायब होने के बाद उनके शासन के तहत स्टारफील्ड अपने नेता की अनुपस्थिति के कारण जल्दी से अराजकता में गिर गए। उस समय वेगेटा को फ्रीजा कॉप का पालन करने और उन्हें शामिल करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्हें दूरस्थ ग्रह पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और वह लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया। रुको, ये युद्ध शक्ति क्या है जिसे आपने अभी कहा है? चड्डी ने कलम रोकी और पूछा। उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग थी और उपन्यास में उपयोग किए जाने पर इसके अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। अज्ञानी औरत, वेगेटा ने उसे तिरस्कारपूर्ण और अधीरता से देखा। युद्ध शक्ति एक संख्यात्मक मूल्य है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की ऊर्जा तीव्रता को मापा जाता है। हम टाइट्स ने बार बार सिर हिलाया, जानकारी लिखी और वेगेटा को देखते हुए कहा, आपकी युद्ध शक्ति क्या है? 4360। वेगेटा ने गर्व से अपना सिर उठाया। जब प्लेनेट वेगेटा को नष्ट नहीं किया गया था, तो ये संख्यात्मक मूल्य वह होगा जो एक उच्च स्तरीय योद्धा केवल एक वयस्क के रूप में प्राप्त कर सकता है। अभी वेगेटा केवल 11 साल का था, फिर भी उसके पास पहले से ही इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी। मेरे बारे में क्या? टाइट्स को नहीं पता था कि संख्या 4360 क्या दर्शाती है, इसलिए उसने फिर से पूछा। वेगेटा ने उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने एक ऊर्जा डिटेक्टर निकाला और उस पर अपनी आंखें फेर लीं। अरे मनुष्य, तुम किस ग्रह से हो? आपकी युद्ध शक्ति ऐसी क्यों है? वेगेटा ने आश्चर्य से और अविश्वसनीय रूप से संख्या को देखा। डिटेक्टर पर क्या हुआ? क्या ये हो सकता है कि यह बहन बहुत शक्तिशाली है? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि बहन ने कुंग फू सीखा था? चड्डी ने उसकी छाती को सीधा किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वेगेटा ने धीरे से हंसते हुए कहा, आपकी युद्ध शक्ति केवल 2 अंक है। मैंने कभी इतनी कमजोर दौड़ नहीं देखी। कचरा। तुरंत वह बहुत निराश था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह एक कचरे का भी विरोध नहीं कर सका जिसमें केवल 2 बैटल पावर थी, जो वेगेटा जैसे गर्वित व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य था। ये कैसे हो सकता है? क्या आप गलत हैं? चड्डी अविश्वास में चिल्लाई और फिर उसने ऊर्जा डिटेक्टर को छीन लिया और इसे देखा। ये वास्तव में केवल 2 युद्ध शक्ति कहता है। वह अचानक एक शर्मिंदा हंसी में फूट पड़ी और उसके चेहरे पर एक हल्की लालिमा दिखाई दी। अब टाइट्स को आखिरकार एक मोटा विचार आया। युद्ध शक्ति का मूल्य। आपकी चोट को ठीक होने में अभी भी कितना समय लगेगा? चड्डी ने पूछा। अगर मेरे पास उपचार उपकरण होते तो मैं 7 घंटे में ठीक हो सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि रास्ते में मैं तुमसे टकरा जाऊंगा, बेवकूफ महिला। यदि मैं अपने शरीर की अपनी वसूली क्षमता पर भरोसा करता हूं, तो इसमें 1 महीने का समय लग सकता है। वैसे भी मेरा अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त है। मुझे नहीं पता कि मुख्यालय से संपर्क करने में कितना समय लगेगा। वेगेटा ने टाइट्स को ठंडी निगाह से देखा। ये सब इस बेवकूफ महिला के कारण था कि वह इस स्थिति में कम हो गया था। जब उसे मारने की क्षमता मिल जाती थी, तो वह निश्चित रूप से पहले इस महिला को मार देता था। हे, टाइट्स शर्मिंदगी में मुस्कुराए, अंतरिक्ष यान के बारे में बात करते हुए, बहन के पास और भी बहुत कुछ है। जैसे ही बोलना समाप्त किया, उसने एक होई पोई कैप्सूल निकाला और उसे हिलाया। आखिरकार वह कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बड़ी मिस्सी थी। उसके शरीर पर कैप्सूल के कई बक्से थे। उसके पास केवल एक अंतरिक्ष यान कैसे हो सकता है? यह क्या है? वेगेटा ने पूछा। होई पोई कैप्सूल, ये पहले से ही पूर्वी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। क्या तुमने इसे नहीं देखा? टाइट्स आश्चर्यचकित था और होई पोई कैप्सूल सौंप दिया। उसे फीदेया लोगों द्वारा सलाह दी गई थी, इसलिए वह जानती है कि पृथ्वी की स्थिति को लापरवाही से प्रकट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार होई पोई कैप्सूल को पूर्वी क्षेत्र का एक उत्पाद कहा जाता है। क्या इस कैप्सूल में एक अंतरिक्ष यान है? होई पोई कैप्सूल लेने और थोड़ी देर के लिए इसे देखने के बाद वेगेटा को यह विश्वास करना काफी
मुश्किल लगा कि इसके भीतर एक अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष संपीड़न तकनीक बहुत गहरा होना चाहिए। novelUSB.com। अरे, आप वास्तव में मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। चड्डी ने उसके दोनों हाथों को उसकी कमर पर रख दिया, एक असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ। मैं तुम्हें देखने के लिए बाहर ले जाऊंगा। उसके बाद टाइट्स उसे लेने के लिए नीचे झुक गया। तुरंत एक लित और चिकनी पेट हवा के संपर्क में आया और एक हल्की सुगंध ने उसके नथुनों पर हमला किया। वेगेटा जम गया और जल्दी से अपनी आंखें हटा दिया और फिर संघर्ष किया। अरे बेवकूफ औरत, मुझे जाने दो। हे लड़का, बहन को फिर से ले जाने के बारे में क्या? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 218। 3 महीने के लिए एक साथ विला के बाहर विशाल मैदान पर वेगेटा की ठंडी नजर के नीचे टाइट्स ने होई पोई कैप्सूल को अपने हाथ में फेंक दिया। दबी हुई आवाज के बाद उनके सामने अचानक 100 मीटर से अधिक चौड़ाई वाला डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान आया। यह वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है। वेगेटा की आंखें उभर आईं क्योंकि उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वास्तव में ब्रह्मांड में एक ऐसी जादुई तकनीक थी। फ्रीजा का मानना था कि उन्होंने मल्टीवर्स में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया था, लेकिन उनके तहत उन एलियंस की तकनीक इसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। ये कैसे है? यह एक मध्यम आकार का अंतरिक्ष यान है जो मेरे पास पहले की तुलना में बहुत बड़ा है। अंदर की जगह पर्याप्त रूप से बड़ी है, यहाँ तक कि अगर 1 दर्जन से अधिक लोग वहाँ रहते हैं तो यह कोई समस्या नहीं होगी, चड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा। वेगेटा ने टाइट्स को देखा और अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गई। मुझे वापस भेज दो। यहाँ से निकटतम औपनिवेशिक ग्रह लगभग 3 महीने दूर है। यदि आप मुझे वापस भेजते हैं तो मैं मेरे प्रति आपके अनादर को अनदेखा कर सकता हूँ, वेगेटा ने कठोरता से कहा। जैसे ही उसने उसे सुना, टाइट्स को दिलचस्पी हो गई, लेकिन उसके पास के स्टारफील्ड का स्टार चार्ट नहीं था। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। मेरे पास निर्देशांक हैं। आपको केवल अंतरिक्ष यान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। वेगेटा ने अहंकार से उसे देखा और निश्चितता के साथ कहा, ठीक है, मुझे खाना खत्म करने और कमरे की सफाई करने दें, फिर हम निकल जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही होने वाली अंतरिक्ष यात्रा में बहुत रुचि रखती थी। चड्डी ने अपना हाथ हिलाया और अब वेगेटा को परेशान नहीं किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पिछला व्यवहार कितना खतरनाक था। इस वहशी सैया को परेशान करना इतना आसान कैसे हो सकता है? टाइट्स केवल अपने जीवन को दूर रखने में सक्षम था क्योंकि वेगेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैसे ही उसने उसे खाने के बारे में सुना, वेगेटा ने अपनी लार निगल ली और अपने दिल में सोचा, मुझे नहीं पता कि इस महिला को भोजन कहाँ से मिला, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके तुरंत बाद टाइट्स और वेगेटा ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया और फिर टाइट्स ने विला को वापस होई पोई कैप्सूल में बदल दिया। तभी वेगेटा को पता चला कि जिस घर में वह कई दिनों से रह रहा था, वह भी कैप्सूल का उपयोग करके बनाया गया था। चलो चलते हैं, मुझे गंतव्य के निर्देशांक दें और अंतरिक्ष यान का एआई इसे स्वचालित रूप से पायलट कर सकता है। होई पोई कैप्सूल को जमीन से उठाकर बॉक्स में डालते हुए टाइट्स ने एक वेगेटा से कहा, जिसका चेहरा सुस्त हो गया था। ठीक है, वेगेटा ने जवाब दिया और अपनी व्हीलचेयर को धक्का दिया टाइट्स के पीछे। हालांकि वह अपने दिल की गहराई में सोच रहा था, ये गोरा बालों वाली महिला कौन है? उसकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से तुच्छ है, लेकिन सब कुछ अजीब लगता है। टैपिंग ध्वनियों को सुना जा सकता था क्योंकि टाइट्स ने वेगेटा द्वारा प्रदान किए गए मापदंडों को इनपुट किया था और फिर सेल सेट करने के लिए एक बटन दबाया। एक कपकपी के साथ अंतरिक्ष यान तेजी से आकाश में बढ़ गया और हवा का प्रवाह नीचे की ओर निकल गया, जिससे नीचे सपाट घास के मैदान पर लहरों की तरह लहरें उड़ गईं। अंतरिक्ष यान एक चांदी भूरे रंग की प्रकाश किरण में बदल गया और ग्रह को छोड़ते हुए वायुमंडल से गुजरा। जहाज पर गड्ढे से ठोस ग्रह को देखते हुए, जो धीरे धीरे कम हो रहा था, टाइट्स ने अपने कंधे को रगड़ा। आपके अनुरोध के अनुसार हम 3 महीने में औपनिवेशिक ग्रह तक पहुंच सकते हैं। आपको पहले यहाँ आराम करना चाहिए। मैं जाऊंगा और अपने कपड़े बदलूंगा। इतना कहने के बाद वह एक कमरे की ओर चली गई। फिदेया लोगों द्वारा टाइट्स को दिया गया यह मध्यम आकार का अंतरिक्ष यान लगभग 120 मीटर लंबा था। इसमें 1 दर्जन से अधिक कमरे थे। प्रत्येक कमरा अपेक्षाकृत विशाल था और इसमें दर्जनों लोग रहते थे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। टाइट्स को दूर जाते हुए देखकर वेगेटा की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अंदर से सोचा, यह महिला वास्तव में परेशान है। वह अक्सर कपड़े बदलती रहती है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही हूँ कि कपड़े बदलने में क्या फायदा है। उन्होंने कहा, मैं अब वापसी कर सकता हूँ और मानसिक शांति के साथ अपनी चोटों से उबर सकता हूँ। जब मैं 3 महीने में औपनिवेशिक ग्रह पर पहुँचता हूँ तो मैं मुख्यालय के संपर्क में आ सकता हूँ। इसके अलावा नप्पा और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ? लानत है, ये राजकुमार एक दूरस्थ ग्रह पर गंभीर रूप से घायल हो गया। वेगेटा ने सोचा और व्हीलचेयर को अपने कमरे की ओर धकेल दिया। अगला दिन काफी बोरिंग था क्योंकि कोई हाइबरनेशन कक्ष नहीं था। वेगेटा केवल धैर्यपूर्वक कमरे में रह सकता था, समय से दूर रह सकता था।
लेकिन एक सयान का शरीर वास्तव में असाधारण था। कुछ दिनों के बाद वेगेटा ने अपनी स्थानांतरित करने की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लिया था और उसकी युद्ध शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी और अब तक टाइट्स उसके खिलाफ पूरी तरह से असहाय हो जाएगा। अरे वाह, वह कमजोर औरत वास्तव में बेकार है। 21 साल की उम्र में उसके पास केवल 2 युद्ध शक्ति है, लेकिन महिला ने जो भोजन निकाला वह वास्तव में असाधारण और स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। इन विचारों को संभालते हुए वेगेटा के मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गए और उसका मूड सुखद हो गया। अगले कुछ दिनों में जैसे ही उन्होंने अपने शारीरिक कार्यों को ठीक किया, वेगेटा ने अंतरिक्ष यान में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। जब टाइट, जो साइड से देख रही थी, ने वेगेटा को समय समय पर ऊर्जा तरंगों को छोड़ते हुए देखा और फिर उन्हें नष्ट करने के लिए दौड़ा, तो वह पसीने में भीग जाएगी, इस डर से कि वेगेटा गलती से अपने अंतरिक्ष यान को नष्ट कर देगा। वाह वाह वेगेटा, सावधान रहो। अगर अंतरिक्ष यान नष्ट हो जाता है तो हम दोनों फंस जाते हैं। चड्डी दौड़ी और बड़ा उपद्रव मचाया। novelUSB.com। हंसो काया, वेगेटा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बाथरूम में जाने से पहले फर्श पर तौलिया उठाया, अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए। यह असभ्य बच्चा, चड्डी ने गुस्से में उसके पैरों पर मुहर लगा दी, ये देखते हुए कि उसे अब कमरे में सभी गंदगी को साफ करना था। ... उस तरह से दिन बीतते गए और जल्द ही 3 महीने बीत गए। पहले महीने में वेगेटा ने अपनी सभी युद्ध शक्ति को पुनर्प्राप्त किया। उन्होंने इसमें कुछ हद तक सुधार भी किया। 2 महीने बाद टाइट्स और वेगेटा शांति से मिल सकते थे जब वे एक दूसरे को देखते थे। चूंकि वेगेटा द्वारा टाइट्स को सबक सिखाया गया था, इसलिए उसे पता चल गया कि वह कमजोर थी, इसलिए उसने उसे अब और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अंत में एक दिन उनका गंतव्य औपनिवेशिक ग्रह उनके सामने दिखाई दिया और अंतरिक्ष यान के भीतर एक तेज और स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंज उठी। गंतव्य प्लेनेट लेडॉन करीब आ रहा है। गंतव्य प्लेनेट लेडन निकट आ रहा है। वेगेटा ने फिर से सफेद युद्ध कवच पहना और अपने कंधों पर 2 पीले सोने के कंधे कवच रखे। बाद में उसने अपने कंधे पर एक छोटा केप लपेट अंत में आ गया। वेगेटा ने खुद से बुदबुदाया। 3 महीने तक संकीर्ण अंतरिक्ष यान में रहने के बाद और बिना किसी हाइबरनेशन सिस्टम के उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर लगभग जंग खा गया है। अरे क्या हम आ गए हैं? अव्यवस्थित आवाज में बोलते हुए टाइट्स, जो अपने पजामे में थी, उनींदा आंखों के साथ बाहर निकल गई। उसके सुनहरे बाल सभी गड़बड़ हो गए। वेगेटा का चेहरा ठंडा था। इस बार ये देखते हुए कि आपने मुझे वापस भेज दिया, ये राजकुमार आपको नहीं मारेगा। इसके अलावा याद रखें कि भविष्य में किसी भी अजनबी को आकस्मिक रूप से न बचाएं। क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? मुस्कुराते हुए टाइट्स ऊपर आया और तुरंत वेगेटा को गले लगा लिया। क्योंकि वेगेटा काफी छोटा था, जब उसे टाइट्स द्वारा गले लगाया गया था तो उसका पूरा सिर नर्म तारांकन में डूब गया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वेगेटा का चेहरा लाल हो गया। निश्चित रूप से आपको जीने देना एक गलती थी। वेगेटा ने टाइट्स को जमीन पर धकेल दिया और टाइट्स का सामना करते हुए एक हल्की नीली ऊर्जा गेंद को संघनित किया, लेकिन थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद उसने ऊर्जा की गेंद को तितर बितर कर दिया। हैच खोलो, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। लेकिन हम बाहरी अंतरिक्ष में हैं। आप अंतरिक्ष यान के उतरने का इंतजार कैसे कर सकते हैं? उसके चूतड़ को रगड़ते हुए चड्डी खड़ी हो गई। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वह पहले से ही वेगेटा के व्यक्तित्व को कुछ हद तक समझ चुकी थी। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा बच्चा था। वह बाहर से ठंडा था, अंदर से गर्म था और हठपूर्वक परिपक्व होने का नाटक करता था। अया, यह उस अभागे राजकुमार का बाहरी भेष है जिसने अपना घर खो दिया है। ये सोचकर टाइट्स ने वेगेटा को दया से भरी आंखों से देखा और उसके अशिष्ट व्यवहार की परवाह नहीं की। ये बच्चा आसान नहीं है। हालांकि टाइट्स को नहीं पता था कि वेगेटा स्वभाव से एक उदासीन व्यक्ति था। क्या बाहर ठंडा और अंदर गर्म, ये सब उसकी अपनी कल्पना थी और उसके लिए एक व्यक्ति को मारना खाने जितना आसान था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 219 निर्णायकता के साथ हत्या। प्लेनेट लेडॉन फ्रीजा फोर्स के तहत एक औपनिवेशिक ग्रह है और फ्रीजा कॉर्प के लोग यहाँ तैनात हैं। ये लोग मुझे चेहरा तक नहीं देते। यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, वेगेटा ने धीरे से कहा। फिर इसके बारे में भूल जाओ। ये सुनकर कि फ्रीजा कॉर्प के लोग ग्रह पर थे, उसने एक रैटलर ड्रम की तरह अपना सिर हिलाया। 3 महीने के इस समय के दौरान उसने वेगेटा से फ्रीजा के बारे में सुना था। पूर्व एक बड़ा शॉट लग रहा था जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है और वेगेटा उसके अधीनस्थों में से एक था। उसने वेगेटा को उसके साथ छोड़ने के लिए मनाने की भी कोशिश की, या कम से कम उसे इस दानव के लिए फिर से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वेगेटा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर दिया। अरे ये तुम्हारे लिए है। टाइट्स ने उसे तस्वीरों का ढेर सौंप दिया। ये क्या है? हमारे समूह की तस्वीरें, चड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा। वेगेटा ने तस्वीरों पर एक नजर डाली और उसका पूरा चेहरा काला हो गया।
तस्वीरों में टाइट्स को जोंगजी की तरह लपेटा गया था जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। टाइट्स सीधे कैमरे के लेंस का सामना करते हुए अपने हाथ से एक बड़ा वी कैरेक्टर साइन बना रहा था और अन्य शर्मनाक तस्वीरें भी थीं, उनमें से बहुत सारे। novelUSB.com, जल्द या बाद में मैं तुम्हें मार डालूंगा। औरत, एक ठंडे चेहरे के साथ वेगेटा ने फोटो प्राप्त की, इसे एक कैप्सूल के अंदर रखा, फिर इसे अपनी जेब में रखा, तो फिर अलविदा। उन्होंने अंतरिक्ष यान की हैच खोली और बाहर के वैक्यूम ने तुरंत जहाज के भीतर की सभी हवा को चूस लिया। चड्डी ने उसके दोनों हाथों को उसके मुंह के किनारे रख दिया और वेगेटा की ओर चिल्लाए। वेगेटा, जिसने अपने कंधे पर लबादा लपेटा था, हैच के पास चला गया, अपने हाथों को ऊपर उठाया, उसकी ओर पीठ करके और उसके शरीर से उज्ज्वल प्रकाश किरणें निकली। जल्द ही वह अंतरिक्ष में गायब हो गया। इस वेगेटा में काफी चरित्र है। चड्डी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि चूंकि वह केवल 11 साल का था, इसलिए टाइट्स ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, केवल उसे एक अजीब व्यक्तित्व वाला बच्चा माना। लेडन ग्रह पर एक स्पेसपोर्ट के अंदर जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारी परिवर्तनों से गुजरा है। ऊंची इमारतें जो हर जगह थीं, लाइट हाउस से मिलती जुलती थीं। एक तत्काल अलार्म बजा और एक छोटी छाया आकाश से नीचे उड़ गई। सर वेगेटा, एक लाल चमड़ी वाले एलियन ने अभिवादन किया। मैंने सुना है कि आपका अंतरिक्ष यान एक निम्न स्तरीय ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मैं किसी को भेजने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। फ्रीजा के तहत हर योद्धा एक ऊर्जा डिटेक्टर से लैस था। दुश्मन की ऊर्जा तीव्रता का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करने के अलावा इसका उपयोग कम्युनिकेटर के रूप में भी किया जा सकता है। बेशक इसमें एक निगरानी समारोह भी शामिल था। अगर आप ईमानदारी से मुझे ढूंढ रहे थे तो आप अब तक इंतजार नहीं करेंगे। वेगेटा की आवाज ठंडी थी और उसने एक अतिरंजित आभा जारी की, तुरंत लाल चमड़ी वाले एलियन को डरा दिया, जिससे उसका चेहरा बहुत बदल गया। ओह, वैसे अन्य कहाँ हैं? नप्पा और रडिट्स के बारे में क्या? जब उनके पीछे चलने वाले अन्य 2 सैयों की बात आई तो वेगेटा पूरी तरह से उदासीन नहीं थे। ये देखते हुए कम से कम वे भविष्य में संयन रक्तरेखा को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था, वेगेटा, नप्पा और राडिट्स बाहर एक मिशन कर रहे थे। हालांकि उन्हें फ्रीजा का कॉल बैक मिला, लेकिन वे आदेश के अनुसार ग्रह वेगेटा में वापस नहीं आए। इसके बजाय वे बाहर रहे और इस प्रकार अपने जीवन को बनाए रखने में सक्षम थे और बाद में वे फ्रीजा के सैनिकों में बने रहे। उन्होंने कहा, दोनों सर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अभी वे राजा फ्रीजा के मुख्यालय में लौट आए हैं। लाल चमड़ी वाले एलियन ने ठंडे पसीने से टपकते हुए जवाब दिया। ठीक है, मेरे लिए एक नए अंतरिक्ष यान की व्यवस्था करें। मैं तुरंत वापस जाना चाहता हूँ। वेगेटा ने जल्दी से सिर हिलाया और लाल चमड़ी वाले को एक नए अंतरिक्ष यान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, क्योंकि वह स्पेसपोर्ट के घुमावदार गलियारे में चला गया। हाँ, लाल चमड़ी वाले एलियन ने तेज आवाज में स्वीकार किया। फिर वह मुड़कर चला गया। हालांकि ये बहुत दूर तक नहीं चला था जब एक अन्य एलियन दौड़ता हुआ आया। प्रबंधक चालमी, इससे पहले डिटेक्टर द्वारा एक अपरिचित अंतरिक्ष यान का पता लगाया गया था जिसका उपयोग निगरानी रखने के लिए किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान ग्रह पर जासूसी करने की कोशिश कर सकता है। क्या हम इसे नष्ट कर दो? नए आए एलियन के शब्दों को सुनने के बाद वेगेटा ने चलना बंद कर दिया। एक क्रूर ठंडी रोशनी चमकी और वेगेटा लाल चमड़ी वाले एलियन के बगल में दिखाई दिया। उसने नए आए एलियन पर एक हल्की नीली ऊर्जा लहर फेंकी, उसे पाउडर में विस्फोट किया। बाद में वेगेटा ने धीरे से कहा, आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, लाल चमड़ी वाला एलियन, जिसे चालमी कहा जाता था, अचानक अपनी बुद्धि से डर गया था और उसने डर से कांपते हुए बार बार सिर हिलाया। चालमी की पीठ को देखते हुए, क्योंकि वह जल्दबाजी में भाग रही थी, वेगेटा ठंड से हंसने लगा। थोड़ी देर के लिए उस बेवकूफ इंसान के साथ रहने के बाद वेगेटा लगभग खुद के विपरीत हो गया था। सम्मानित राजकुमार, वेगेटा ने हमेशा निर्णायकता के साथ हत्या की है। ओह, क्या ये प्रिंस वेगेटा नहीं है? ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपको लड़ाई में पड़ना पड़ा है? वेगेटा कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसके पीछे से एक कष्टप्रद आवाज आई। वेगेटा एक बदसूरत चेहरे के साथ मुड़ा और भावहीन रूप से कहा, कुई, तुम भी यहाँ हो? उसके पीछे एक नील त्वचा वाला एलियन था, जिसके मुंह के कोने पर 2 फीलस थे। उसके सिर के बाएं और दाएं दोनों तरफ एक वेंट जैसा ट्यूबलर टुकड़ा था। उनकी युद्ध शक्ति लगभग 7000 है। इस एलियन को कुई कहा जाता था। चूंकि वह फ्रीजा कॉप में शामिल हो गया, कुई को वेगेटा बहुत पसंद नहीं था। सम्मानित प्रिंस, वेगेटा वास्तव में इतनी गंभीर स्थिति में आ गए कि आपका अंतरिक्ष यान भी नष्ट हो गया। मैंने सुना है कि एक मिशन को अंजाम देते समय आपका समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। कुई ने बहुत अहंकार से कहा। ये देखकर कि वेगेटा ने कोई जवाब नहीं दिया, कुई जोर से हंसे और अपना सिर हिलाया। वास्तव में बेकार लोग एक दूरस्थ ग्रह पर पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। वेगेटा का चेहरा ठंडा था और उसकी उंगलियों की हड्डियों से काका की आवाजें आ रही थीं।
यदि वेगेटा इस तथ्य पर स्पष्ट नहीं था कि वह वर्तमान में कुई का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, तो वह पहले ही कुई पर हमला कर चुका होता और उसे मार डालता। ठंड से थिरकते हुए वेगेटा एक उदास चेहरे के साथ घटनास्थल से चले गए। हा हा हा, कुई घमंड से हंसे। उसने थूक दिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम एक डरे हुए सैया राजकुमार के अलावा कुछ भी नहीं हो। आप प्रसारण क्यों कर रहे हैं? अगर यह आपकी सयन पहचान के लिए नहीं था, तो मुझे वास्तव में आश्चर्य होगा कि क्या आप राजा फ्रीजा की रुचि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप से बहुत खुश हैं। जल्द या बाद में आप मेरे हाथों में मर जाएंगे। मुझे डर लग रहा था। ... प्लेनेट मेटामॉर पर जिया ने मीलिंग के युद्ध कौशल को कम करना जारी रखा। और इसके लिए धन्यवाद। शीलिंग और मायस दोनों की ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ रही थी। कुछ महीने बाद शीलिंग की युद्ध शक्ति 850,000 तक पहुंच गई और मायस की बढ़कर 620,000 हो गई। ये कहा जा सकता है कि वे नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। हालांकि जैसे जैसे उनकी ताकत में सुधार हुआ, उनका प्रशिक्षण धीरे धीरे स्थिर होने लगा। ऐसा लगता था कि उन्हें एक अड़चन का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार जिया ने अपना लक्ष्य बदल दिया और मेलिंग को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, इस उम्मीद में कि वे दोनों अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं यदि वह मेलिंग को गुस्सा दिलाता है, जो दोनों लड़कियों का सम्मेलन था। इसके अतिरिक्त कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद जिया ने बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की थीं। उनकी वैक्यूम तकनीक ने परिणाम देना शुरू कर दिया था और अब उनके लिए बाहरी अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना संभव था। एक बार वैक्यूम तकनीक का उपयोग करने के बाद वैक्यूम वातावरण अब उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, चाहे वह उनके लिए हो या अन्य सैयों के लिए। इसका बहुत महत्व था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जिया और शिलिंग मुंह के मारकर और लात मारकर प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि उनके सत्र को प्रशिक्षण कहने के बजाय यह एक पुरुष और महिला के बीच एक मजाक था। शिलिंग चकमा दे रहा था और मजे कर रहा था जब एक प्रकाश बिंदु चमका और मायस क्षितिज से उड़ गया। जैसे ही मायस जमीन पर उतरे, उनके हाथ में एक लंबा स्क्रॉल था। वह चिल्लाई, जिया देखो, यह एक पिक्चर बुक है जिसे मैंने बाजार में खरीदा है। इसके अंदर बहुत सारे मार्शल आर्ट कौशल हैं। आओ और एक नजर डालिए। जिया ने स्क्रॉल लिया और थोड़ी देर के लिए इसे देखा। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण की एक प्रणाली भी माना जाता है। आपने कितना खर्च किया? ज्यादा नहीं, केवल 3 ऊर्जा पत्थर। मायस खिलखिलाकर हंस पड़े। पूर्वी क्षेत्र में एक लोकप्रिय और आम मुद्रा ऊर्जा पत्थर थी। ऊर्जा पत्थरों में विभिन्न विनिर्देश थे जो प्रत्येक पत्थर की मात्रा के आधार पर थे। इसलिए मायस द्वारा खर्च किए गए 3 ऊर्जा पत्थर काफी उच्च मूल्य के ऊर्जा पत्थर होने चाहिए। हालांकि वर्तमान ग्रह होंगशान के लिए पैसा केवल राशि का मुद्दा था। दैनिक परिसंचरण, होई पोई कैप्सूल व्यापार की कम आपूर्ति और गैलेक्टिक गश्ती संगठन के मिशन पुरस्कारों ने ग्रह होंगशान को असंख्य धन दिया है। प्लेनेट मेटामॉर की प्रशिक्षण प्रणाली अक्षय धन की तुलना में अधिक मूल्यवान थी। हालांकि क्योंकि प्लेनेट मेटामॉर की मार्शल आर्ट मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त थी, जब भी गैर मनुष्यों को उनमें प्रशिक्षित किया जाता था, तो प्रभाव बहुत कम हो जाते थे या यहां तक कि पूरी तरह से अप्रभावी हो जाते थे। तो प्लेनेट मेटामॉर की प्रशिक्षण प्रणाली केवल ब्रह्मांड के भीतर एक छोटे पैमाने पर फैल गई थी। इन मूलभूत मार्शल आर्ट को फैलाना सार्थक हो सकता है जैसे जैसे प्लेनेट होंगशान की ताकत बढ़ती है। जिया नेता के रूप में अधिक लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 220 गोल्डन फ्लेम शेनरॉन को बुलाना। श्री राडे को अलविदा कहने के बाद वे ग्रह होंगशान लौट आए और जब वे पहुंचे तो उन्होंने मूल मार्शल आर्ट का प्रसार करना शुरू कर दिया, जिसे वे ग्रह होंगशान में प्लेनेट मेटामॉर से वापस लाए थे। सीखने की प्रक्रिया में कई महीने लगे, विशेष रूप से वैक्यूम तकनीक और फ्यूजन तकनीक, जिसके लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। वैक्यूम तकनीक एक ऐसा कौशल था जिसे हर सयन को सीखने की आवश्यकता थी, लेकिन फ्यूजन तकनीक को जिया द्वारा वैकल्पिक बनाया गया था। शायद इसलिए कि फ्यूजन तकनीक के कार्यों का सेट बहुत अजीब था। जिन सैयों ने इसका अभ्यास करना चुना वे बहुत कम थे। हालांकि मार्शल इमोर्टल राडे के फींट कौशल को अनगिनत लोगों द्वारा मांगा गया था। हालांकि जिया ने समझा कि फींट स्किल ने वास्तव में एक उच्च स्तरीय लड़ाई में सीमित प्रभाव प्रदर्शित किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्लेनेट होंगशान के अधिकांश सैयान उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इस प्रकार प्लेनेट मेटामॉर के जादुई मार्शल आर्ट और पृथ्वी के अजीब मार्शल आर्ट के संयोजन के बाद प्लेनेट होंगशान सैयान धीरे धीरे एक वैकल्पिक मार्ग पर चले गए। जिया को नहीं पता कि इस सड़क से सफलता मिलेगी या नहीं। आखिरकार हर चीज के अपने मजबूत और कमजोर बिंदु थे, लेकिन दोनों प्रकार के मार्शल आर्ट से मजबूत बिंदु लेने और उन्हें पूरी तरह से समझने के बाद जिया का मानना था कि अप्रत्याशित परिणाम होंगे। कम से कम जिया खुद को बहुत फायदा हुआ था। जिया, कितने सेंसू बीन्स बचे हैं? रात में बिस्तर पर पजामा पहने लेटे हुए शिलिंग ने पलटकर जिया का सामना किया। जिया मुस्कुराया। पिछले 2 वर्षों में सेंसू बीन्स की खपत बहुत बड़ी नहीं थी।
शायद लगभग 50,000 बचे हैं। उस समय जिया ने कोरिन से 70,000 से अधिक सेंसू बीन्स लाए थे। खपत के इतने वर्षों के बाद अभी भी लगभग 50,000 बचे थे। अभी केवल 10 वर्ष हुए हैं। अगर उन्हें सेंसू बीन्स उगाने की विधि नहीं मिली तो उन सभी का उपयोग करने में देर नहीं लगेगी। क्या लॉन्च इस समय सेंसू बीन्स लगाना नहीं सीख रहा है? उसे पहले ही यह सीख लेना चाहिए था, है ना? शिलिंग ने पूछा। हाँ, जिया ने सिर हिलाया। वास्तव में सेंसू बीन्स लगाने की प्रक्रिया मुश्किल नहीं है। हालांकि उन्हें सिंचित करने के लिए अल्ट्रा डिवाइन वाटर का उपयोग करना मुश्किल है। अल्ट्रा डिवाइन वाटर एक बेहद जहरीला औषधीय पानी है। यदि कोई एक छोटे से पल के लिए भी सावधान नहीं है तो सेंसू बीन्स जहरीले हो सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा डिवाइन वाटर का संघनन भी एक बड़ी समस्या है। अमर कोरिन बड़े पैमाने पर सेंसू बीन्स उगाने में असमर्थ होने का कारण अल्ट्रा डिवाइन पानी की सीमित उपज है। शीलिंग मुस्कुराया और पूछा, अल्ट्रा डिवाइन वाटर, क्या ये फाउंटेन ऑफ यूथ के समान है? क्या ये काफी दुर्लभ है? ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम उन्होंने कहा, उनके बीच कोई तुलना नहीं है। अल्ट्रा डिवाइन वाटर जवानी के फव्वारे से अलग है। फाउंटेन ऑफ यूथ एक ऐसी दुनिया का सार है जो अंडरवर्ल्ड के पीले झरने की गहराई में संघनित हो गई है। अल्ट्रा डिवाइन वाटर बहुत बुरा है। यदि किसी स्थान पर देवताओं का निवास है तो ये स्वाभाविक रूप से देवताओं की ऊर्जा से दूषित होगा जो एक तरल को संघनित करेगा जो अल्ट्रा दिव्य जल है। जिया ने धीरे से समझाया, अल्ट्रा डिवाइन वाटर नश्वर लोगों के लिए एक जादुई चीज हो सकती है और एक संभावना है कि यह क्षमता को अनलॉक कर सकता है, लेकिन कामी, नरक के राजा और यहाँ तक कि उच्च काय के लिए ये सिर्फ एक आम झरने का पानी था। अल्ट्रा डिवाइन वाटर के बिना सेंसू बीन्स नहीं उगाया जा सकता है। क्या आपके पास ड्रैगन बॉल नहीं है? आप ड्रैगन गेंदों के साथ कोशिश क्यों नहीं करते हैं? शीलिंग ने उलझन में महसूस करते हुए पूछा। सेंसू बीन्स के प्रभाव निर्विवाद थे। इसे एक रणनीतिक रिजर्व के रूप में देखा गया था और ग्रह होंगशान पर इसकी मांग बहुत अच्छी थी। जिया हक्का बक्का रह गया। क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर स्वाभाविक रूप से अल्ट्रा डिवाइन वाटर बना सकते हैं। ये वास्तव में एक तरीका भी है। यह एक कोशिश के लायक है। उन्होंने पहले ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। ड्रैगन गेंदों को बनाने के बाद ड्रैगन गेंदों के निर्माता के रूप में उनकी पहचान ने उन्हें जानबूझकर ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने की आवृत्ति को कम कर दिया। क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का उपयोग अब तक केवल यूनिवर्स 6 में लाफुली के लिए किया गया है। आपने इसे एक कोशिश कैसे दी? मैंने अभी भी आपके द्वारा बनाए गए शेनरॉन को नहीं देखा है, शीलिंग ने दिलचस्पी के साथ कहा। ग्रह नामक का शेनरॉन पोरुंगा, मांसल और विशाल था। इसकी मजबूत मांसपेशियों में एक मजबूत और विस्फोटक शक्ति थी, लेकिन पोरुंगा की बाहरी उपस्थिति शीलिंग के स्वाद से कम है। जिया ने एक बार उसे 5 पंजे वाले सुनहरे अजगर की उपस्थिति का वर्णन किया था, इसलिए शीलिंग पवित्र और महान सुनहरे अजगर के लिए उम्मीदों से भरा था। आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। उस समय आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे। जिया उसके दिल में गूंज रहा था। सुनहरी लॉ शेनन का शरीर जो उसने बनाया था वह इतना बड़ा था, ये पूरे ग्रह के चारों ओर लपेट सकता था। ... अगले दिन सुबह गुलाबी भोर का शुरुआती सूरज अभी अभी उगाया था। जिया शीलिंग और मायस के साथ पृथ्वी पर पहुंचे। इस समय पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अभी भी अंधेरा था। जिया और लड़कियों के आने से लॉन्च बहुत खुश था। हालांकि लॉन्च को आराम करना चाहिए था, ये देखते हुए कि रात में पहले से ही देर हो चुकी थी। वह ऊर्जा से भरी हुई दिखाई दी और थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं कर रही थी। वह शीलिंग और अन्य लोगों के साथ बिना रुके बात कर रही थी। यह मार्शल कलाकार, सुनहरे बालों वाले लॉन्च के मार्शल आर्ट के लिए भी धन्यवाद था। अन्यथा अगले दिन उसकी आत्माएं निश्चित रूप से सूचीहीन होंगी। वे आमतौर पर प्रायद्वीप शहर के भीतर जिया के विला में ज्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए इसे प्रबंधित करने के लिए लॉन्च को सौंप दिया गया था। चूंकि लॉन्च में फ्लाइंग निम्बस थी, इसलिए कोरिन टॉवर और विला के बीच आगे और पीछे जाने में उसे केवल आधा घंटा लगा। शीलिंग केवल कुछ महीनों में एक बार विला में आता है, ज्यादातर छुट्टियों के लिए और पृथ्वी के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए। विला शीलिंग का था, लेकिन वह इसमें ज्यादा नहीं रहती थी, इसलिए पूरे समय लॉन्च द्वारा इसकी देखभाल की गई थी। क्या आप कई दिनों तक पृथ्वी पर रहने वाले हैं? लॉन्च ने टीवी चालू किया, जो नवीनतम समाचार प्रसारित कर रहा था। शीलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले की तरह ही यहाँ 2-3 दिन रुकेंगे। ठीक है, मैं आपको चारों ओर देखने के लिए ग्रह होंगशान ले जाऊंगा। मैं आपको मेशान ग्रह पर भी ले जाऊंगा, जहां उनके इंसान बिल्कुल पृथ्वी के समान हैं, सिवाय इसके कि उनके माथे पर एक क्रिस्टल है। शीलिंग ने धीरे धीरे लॉन्च करने के लिए ग्रह होंगशान की स्थिति का वर्णन किया। लॉन्च को ध्यान से सुना गया, समय समय पर प्रशंसा की गई। लॉन्च सिर्फ एक साधारण मानव लड़की थी। यद्यपि वह कोरिन जैसे बड़े शॉट के संपर्क में आई है, फिर भी वह पृथ्वी के बाहर ग्रहों के बारे में उत्सुक थी। जबकि शीलिंग और लॉन्च चैट कर रहे थे, मायस भी निष्क्रिय नहीं थे। वह रसोई के माध्यम से रम रही थी, किसी भी भोजन की तलाश कर रही थी जो बचा हुआ था। उसने आने से पहले जानबूझकर नाश्ता नहीं किया था। अंत में जिया इसे बर्दाश्त नहीं कर सका
और जबरन अपने मुंह में एक सेंजू बीन भर दिया। मायस तुरंत शांत हो गए और पानी भरी आंखों के साथ जिया को देखा। उसने नाराज होकर अपने गालों को फुलाया। लॉन्च, अगर मैं आपको सेंजू बीन्स का वृक्षारोपण प्रदान कर सकता हूँ तो आप किस प्रकार चाहते हैं? जिया ने आगे बढ़कर पूछा। यदि वह सेंजू बीन्स लगाने के लिए उपयुक्त जगह पाने के लिए शेरॉन की इच्छा का उपयोग करना चाहता था तो विचार करने के लिए एक सवाल था। वृक्षारोपण कहाँ रखा जाए? ये कहना उचित था कि यह वृक्षारोपण ग्रह होंगशान को सेंजू बीन्स प्रदान करने के उद्देश्य से था, इसलिए इसे ग्रह होंगशान पर रखा जाना चाहिए। हालांकि लॉन्च एक अर्थलिंग था और उसके लिए ग्रह होंगशान पर रहना असंभव है। यदि वृक्षारोपण पृथ्वी पर रखा गया था तो ये भी कुछ अनुचित होगा। यदि आप कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा अगर यह कोरिन टॉवर जैसी जगह है। लॉन्च ने एक पल के लिए विचार करने के बाद कहा। जिया समझ गया कि सेंजू बीन्स की विशिष्टता के कारण वृक्षारोपण को ग्रह होंगशान की भूमि पर नहीं रखा जाना चाहिए। अधिमानतः ये कोरिन टॉवर की तरह एक निलंबित इमारत होनी चाहिए। इसलिए जिया ने लॉन्च की पसंद का सम्मान करते हुए सिर हिलाया। ग्रह होंगशान और ग्रह मीशान दोनों पर गुरुत्वाकर्षण लॉन्च के रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद जिया ने ग्रह होंगशान पर कोरिन टॉवर जैसी जगह बनाने का फैसला किया। अगले दिन पृथ्वी पर एक संक्षिप्त प्रवास के बाद जिया और लड़कियां एक ग्रह पर पहुंचे जो पृथ्वी से बहुत दूर नहीं था। उनके साथ लॉन्च भी आई थी। जिया यहाँ क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स का इस्तेमाल करेगी। 7 पारदर्शी क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स आयामी अंतरिक्ष से बाहर निकले और जमीन पर उतरे, तुरंत एक उज्ज्वल सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाते हुए। लॉन्च, आप शेनरॉन को बुलाने जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लॉन्च को निर्देश देने के बाद जिया और लड़कियां साइड में पीछे हट गईं। लॉन्च ने जिज्ञासा के साथ हल्के से सिर हिलाया, फिर वह ड्रैगन बॉलर्स के सामने चली गई और चिल्लाया कि जिया ने उसे सिखाया। बाहर आओ, शेनरॉन। उसकी आवाज अभी गिरी ही थी कि 7 क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स जमकर झिलमिलाने लगी और आसमान में हर जगह एक सुनहरी चमक तैरने लगी। जल्द ही पूरा ग्रह एक दिव्य स्वर्ग की तरह एक सुनहरे सागर में डूबा हुआ था। जब शेनरॉन को क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों द्वारा बुलाया जाता है तो तैरते हुए बादल सुनहरे होते हैं। वे तब ग्रह नमक पर अंधेरे लग रहे थे। शिलीग ने चारों ओर देखा और जिया से कहा, हाँ, और सुनहरे बादल बहुत बेहतर दिखते हैं। मायज ने बार बार सिर हिलाया। जब ग्रह नामक ड्रैगन गेंदों का उपयोग किया गया था तो काले बादलों ने आकाश को ढक दिया था जैसे कि ये दुनिया का अंत था। लेकिन जब क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का उपयोग किया गया तो ऐसा लगा जैसे वे स्वर्ग में आ गए थे। जिया भी बेहोश होकर मुस्कुराई। शेनरॉन एक स्तर तक शक्तिशाली है कि इसमें पहले से ही थोड़ी दिव्यता है। क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों द्वारा बुलाया गया शेनरॉन सुपर ड्रैगन बॉलर्स द्वारा बुलाए गए एक के समान है। इसे ड्रैगन भगवान के रूप में माना जा सकता है। ड्रैगन गॉड जलामा द्वारा बनाए गए सुपर ड्रैगन बॉलर्स द्वारा बुलाया गया शेनरॉन एक ब्रह्मांड स्तरीय शेनरॉन था जिसका व्यक्तित्व भी ड्रैगन गॉड की तरह था। क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स द्वारा बुलाए गए सुनहरे लॉ शेनरॉन का शरीर 5 पंजे वाले सुनहरे अजगर की नकल था। चूंकि इसकी क्षमता काफी मजबूत थी, इसलिए ये शेरॉन के बीच ड्रैगन भगवान के बराबर था। दूसरी ओर क्रिस्टल ड्रैगन बॉल के कारण पृथ्वी को हिलाने वाला दृश्य अभी भी चल रहा था। जल्द ही सुनहरे प्रकाश की किरणें आकाश में बढ़ गईं। पवित्र और शक्तिशाली सुनहरी लॉ शेनरॉन ने बाहरी अंतरिक्ष में रूप लिया। इसका शरीर ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। फिर वायुमंडलीय परत से एक विशाल सिर दिखाई दिया। ड्रैगन का सिर बेहद विशाल था और एक पर्वत श्रृंखला की तरह दुनिया पर लगातार दबा हुआ था, जो इसे आकाश में ऊंचाई से देख रहा था। इसके सुनहरे तराजू पर्वत चोटियों की तरह विशाल थे।